जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज ना कैश फ्लोज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा भाई, कैश फ्लोज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूँ 10-15 मिनट में। कैश फ्लोज के अंदर ना असल में ना अगर मैं बात इधर से शुरू करूँ कि असल में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। सही है भाई। एक्टिविटीज़ जो होती है ना किसी भी एंटिटी में, वो 3 तरह की होती हैं जी। कितनी किस्म की होती हैं भाई? 3 किस्म की होती हैं। 3 जगह से हमें जो है ना जी एंटिटी को कैश आ रहा होता है। जज़ाकल्लाह। 3 जगह से ना एंटिटी को नॉर्मली कैश आ रहा होता है या कैश जा रहा होता है। ठीक है सर जी। पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या नाम है जी? अच्छा, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑपरेशन से रेलिवेंट है। ये वाली एक्टिविटी किससे रेलिवेंट है भाई? ऑपरेशन से रेलिवेंट है। ठीक है। दूसरी एक्टिविटी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या नाम है जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये वाली जो एक्टिविटी है ना इन्वेस्टिंग, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? असल में हमने कैश फ्लोज के अंदर कैश की आनियाँ और जानियाँ देखनी होती हैं। ठीक है सर। कैश की आनियाँ और कैश की जानियाँ, ये हम कैश फ्लोज में देख रहे होते हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ें आएंगी सर? भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट की होती हैं वो आती हैं, या इन्वेस्टमेंट से जो क्या उसका नाम है रिसीट्स आती हैं वो आती हैं। सही है सर। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं सर? आपने नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, वो इस एक्टिविटी में आ जाएगा। ओके भाई। आपने क्या उसका नाम है एडिशन कर ली पीपी के अंदर, एडिशन कर ली सीडब्ल्यूआईपी के अंदर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, या फिर आपने जो एसेट परचेज किया था नॉन करंट, उसको क्या कर दिया? बेच दिया, डिस्पोज कर दिया। एडिशन से मुराद है जितने पैसे पे किए किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए। ओके जी। और भाई ये हमारा आउटफ्लो होता है। 500 रुपये का एसेट लिया, सही है, आपने कहना जी एसेट डेबिट हो गया जी और कैश क्या हो गया? क्रेडिट। तो ये आउटफ्लो है। क्या है? आपने कैश फ्लोज के अंदर कैश की आनियाँ और कैश की जानियाँ देखनी है। ठीक है सर। कैश, जो कैश वाली फिगर है ना, वो हमारे लिए क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगर आपने एक एसेट बेच दिया, आपको पता है ना हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं। स्टेप नंबर 1, एसेट जो है उसकी क्या उस कॉस्ट से उससे क्या करते हैं? उसकी कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें, एसेट को क्रेडिट कर दें कॉस्ट से, उसकी यादों को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, स्टेप नंबर 2 जो होता है उसको क्या कर दें? डेबिट कर दें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? जितना सेल प्रोसीड हुई, जितना कैश आया, उसको क्या कर लो भाई? किताबों में रिकॉर्ड कर लो, और फिर हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। ओके सर। अच्छा, अब ये जो तीसरा स्टेप है ना, कैश कितना आया, तो सर ये क्या है जी? एसेट को बेच के कैश का आना। तो ये हम क्या कर देंगे? इनफ्लो रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? इनफ्लो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट में आपको क्या आया भाई? रिटर्न आया। क्या आया? आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, 10 रुपये बदले में मिल गए आपको, ये कैश रिसीट है। क्या है? ये इसमें आ जाएगी। ओके, और सही है ना? अच्छा जी, उसके अलावा डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। आपने की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का लफ्ज क्वेश्चन में लिखा, तो भाई इसके लिए पैसे पे किए होंगे ना, ये कैश आउटफ्लो है। क्या है? नेगेटिव से आएगा। आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी आपकी, भाई जान आपने उनको क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? अब आपको क्या होगा जी? अगर तो ऐसे है ना जी कि आपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा? कैश डेबिट। सही है सर। और अगर अभी पैसे नहीं मिले तो फिर इंटरेस्ट, और सॉरी फिर क्या कहते हैं? रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ओके सर, और सही है ना? अच्छा जी, ये समझ आई कि हमने असल में देखना क्या होता है इन एक्टिविटीज में? कैश की आनियाँ जानियाँ। ये पता चला भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इन्वेस्टिंग के अंदर। अच्छा, एक और बात बताएं, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया ना, अब उस इन्वेस्टमेंट को किस एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा? समझ रहे हैं बात? और समझ रहे हो ना? किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं लिए बल्कि बॉन्ड्स ले लिए हैं, ये भी तो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो एक किस्म की क्या है? उसको किस एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा? सही है भाई, और सही है। अच्छा जी, दूसरी बात, उस क्या कहते हैं हमें डिविडेंड मिला, जो हमने क्या उसका नाम है किसी कंपनी के शेयर्स लिए, उसकी जो डिविडेंड की रिसीट है वो किधर आएगी? इधर। और सही है। फिर उसके बाद भाई मेरे, आपने जो डिबेंचर्स लिए हैं, क्या लिए हैं? बॉन्ड्स लिए हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता, वो इंटरेस्ट किधर आएगा? इधर।
वो ठीक है, ऑपरेटिंग पे आता हूँ अभी मैं। अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है कि सर इन्वेस्टिंग का पता चला, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट से चीज़ें रिलेटेड आती हैं, सही है। नॉन करंट एसेट ले लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले ली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट्स को बेच दिया, कोई इनकम रिसीव हो गई। ओके सर, रिसीव, रिसीव का लफ्ज़ है इधर। अगली बात सर, फाइनेंसिंग में क्या आएगा? फाइनेंसिंग का मतलब ये है असल में कंपनी को मैनेज कैसे किया जा रहा है। ठीक है सर, कंपनी को मैनेज कैसे किया जाता है वैसे बताएं जरा, बोलें। एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखें अगर तो कंपनी जो है, अगर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा हो ना, तो फिर कैपिटल क्या होता है जी, ऑनर घर से पैसे ले आता है, सही है, या रिसोर्स कोई भी ले आता है बिजनेस में, हम इसे कहते हैं कैपिटल। कंपनी के केस में क्या होता है जी, बोलें। कंपनी के केस में क्या होता है, ऑनर घर से पैसे नहीं लेके आता, बल्कि कंपनी शेयर्स इशू करती है। क्या करती है? और इशुएंस के बदले में जनरल पब्लिक से पैसे लेती है, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या कर देती है, शेयर इशू कर देती है। ऐसे अपने रिसोर्स, अपने क्या कहते हैं, अपनी एंटिटी को मैनेज करती है, सही है सर। अच्छा, जब एंटिटी जो है शेयर इशू करेगी जनरल पब्लिक को या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, सही है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब है जो पहले से ही जिनके पास शेयर्स हैं, और जनरल पब्लिक का मतलब है हो सकता है बाहर किसी को क्या कहते हैं, आम जनता को शेयर इशू कर दिए हों। अब सर जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो पैसा आएगा कंपनी को, आएगा भाई। तो बताएं जी, इस एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओके है, शेयर से रिलेटेड जो पैसे आते हैं वो आपको किधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा। कहता जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। एक शेयर की नॉर्मली पार वैल्यू 10 रुपये होती है। कितनी होती है? 10 रुपये। क्वेश्चन में वेरी भी कर सकता है, कुछ ना बताया हो तो हम नॉर्मली 10 लेते हैं, ठीक है। शेयर इशू किया 15 रुपये का, तो एक सवाल मुझे जवाब दें, आप शेयर आपको 15 रुपये मिले ना, मैं अज्यूम करता हूँ एक शेयर इशू किया, कैश कितने से डेबिट होगा? एक शेयर 15 रुपये से इशू किया, तो कैश कितना आया भाई जी, बोलें 15 रुपये। शेयर कैपिटल को कितने से बढ़ाना है? शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से बढ़ता है, याद रखिएगा। तो ये 5 रुपये किधर गए? शेयर प्रीमियम। 5 रुपये क्या है भाई? कहता जी जब आपने रिसीट लेनी है ना, तो शेयर प्रीमियम को भी इंक्लूड कर लेना है। ओके भाई। अगली बात सर, आपने और कंपनी को कैसे मैनेज किया जा सकता है भाई? कंपनी के पास अगर पैसे नहीं है तो बाहर से लोन ले लिया, लोन एक्वायर किया। क्या किया सर? एक्वायर किया। क्या किया भाई? जनाब जब लोन एक्वायर करेंगे तो पैसे लक्ष्मी आएगी या जाएगी? आएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। बताएं, जब ये इधर से भी पैसे आ रहे हैं, इधर से भी पैसे आ रहे हैं, ये इनफ्लो है, या इनफ्लो का मतलब आना और आउटफ्लो का मतलब है जानिया, तो ये आनियां हैं पैसे की या जानियां? आनियां। तो पॉजिटिव से लिखना पड़ेगा या नेगेटिव से? पॉजिटिव से लिखना पड़ेगा। ओके जी। अच्छा सर, उसके बाद भाई अगर आपने लोन रीपे कर दिया, 1000 रुपए का लोन था, आपने 500 रुपया वापस कर दिया, वापस, बताओ जी इसको क्या करेंगे? आनिया जानिया, तो जानियों को, जानियों का मतलब आउटफ्लो, इसे नेगेटिव से लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज याद कर लें, डिविडेंड पेड भी इधर आता है, डिविडेंड क्योंकि शेयर्स पे होता है ना, तो ये भी इधर आएगा। ये बस बातें याद रख लें, ये अगर आपको बातें याद हैं जी, इन्वेस्टिंग में क्या चीज़ें आनी है, फाइनेंसिंग में क्या चीज़ें आनी है, ये क्लियर है जी। ऑपरेटिंग में आता हूँ अभी। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में क्या चीज़ें आनी है, क्लियर है? मैं एक दफ़ा तरह जुबानी दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूँ जी। बाय देन इन्वेस्टिंग का ताल्लुक है, समझ नहीं है बात ज़रा, इन्वेस्टिंग का ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट से। कंपनी ने नॉन फिक्स एसेट्स परचेज किए, जारी बात है पैसे दिए होंगे ना, तो भाईजान क्या उसका नाम है आनिया जानिया? पैसे की देखनी है। हम कैश फ्लो बना रहे हैं, एनपीओ को भूल जाएं अभी, सही है। एनपीओ का सवाल नहीं कर रहे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है, इधर से कैश निकालना है। राफे क्या निकालना है? कैश निकालना है। तो भाईजान जब आपने नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट परचेज किया, जब आपने फिक्स एसेट परचेज किया तो भाईजान पैसे की आनियां या जानियां? जानियां। तो नेगेटिव से लिखना पड़ेगा। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आपने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर दी लॉन्ग टर्म, बताएं जी पैसे देने पड़ेंगे, आनियां जानियां? जानियां, नेगेटिव से। भाई अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी या आपने फिक्स एसेट बेच दी है तो पैसे की आनियां होगी ना जी।
तो भाईजान इनफ्लो या आउटफ्लो, तो आनिया। सही है सर, आपने जिधर इन्वेस्टमेंट की उधर से रिटर्न आ गया। जी बोलें जी, इनफ्लो, डिविडेंड रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इस तरह की चीजें जो हैं, तो भाई ये इनफ्लो पॉजिटिव से आएगा। ये याद होगी 4-5 चीजें। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई हाँ एक और बात, किसी, अब कंफ्यूज नहीं करना, ये है किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट की ना, तो ये क्या है, जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो भाई आपको क्या उसका नाम है, कुछ पैसे वगैरह पे करने पड़ेंगे ना। सही है, तो नेगेटिव अमाउंट से आएगा। ये कुछ और चीज है, ये फाइनेंसिंग है, आपने इशू किए, इधर आपने किसी के खरीदे, तो फिर उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। ये बात क्लियर है ना। अच्छा, शेयर्स इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। इधर है आपने इशू किए, इधर आके आपने किसी एंटिटी के शेयर लिए। अब आप इधर आ जाए फाइनेंसिंग पे। फाइनेंसिंग में क्या होता है जी, कंपनी को असल में मैनेज कैसे किया जा रहा है, शेयर से रिलेटेड बातें, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड बातें। अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया तो पैसे की आनी है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अगर पे कर दिया तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट जानिया। शेयर्स आपने इशू कर दिए, भाई एक होता है जी नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू करना। सही है सर, एक होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब इशू करते हैं तो सवाल में लफ्ज लिखा होता है राइट इशू। क्या, राइट इशू का। अच्छा जी, अब भाई बेशक राइट इशू है या नॉर्मल इशू है, मुझे बताएं जी क्या उसका नाम है, पैसे तो आएंगे जी। तो जब पैसे आते हैं तो आपने कैश को फुल अमाउंट से डेबिट करना, और शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से क्या करना है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। रिमेनिंग अमाउंट आपने बैलेंसिंग डाल देनी है, किधर, शेयर प्रीमियम। ओके जी, तो जब शेयर इशू करेंगे तो कैश की आनी है। और चौथी बात इधर आनी है डिविडेंड पेड, इधर रिसीव आना है, इधर समझ आई बात है। अच्छा जी, ये दो बातें तो होगी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड। अब सवाल ये पैदा होता है ऑपरेटिंग में क्या चीजें आती हैं। अच्छा, कैश फ्लोज के बनाने के ना दो तरीके हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड। चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, इन दो एक्टिविटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा ये वाली बात, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, ये दो एक्टिविटीज सेम रहनी है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ चेंज होना है। इनडायरेक्ट मेथड में कुछ और तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेकर चलते हैं, और डायरेक्ट मेथड में कुछ और तरह लेकर चलते हैं। सही है सर, अभी इन दो के बारे में तो आपको क्लियर हुआ ना कि फर्क नहीं पड़ना, चाहे डायरेक्ट मेथड है चाहे इनडायरेक्ट मेथड है। हाँ, अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो फिर किसी और तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, और अगर डायरेक्ट मेथड है फिर कुछ और तरह। लेकिन कोई ज्यादा चेंज नहीं है, 70% सवाल, 75% सवाल सेम रहना है। सही है, थोड़ा बहुत चेंज आना है, मैं इंशाल्लाह दोनों सवाल करवाऊंगा आपको। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, अभी ना मैं आपको जरा इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बातें बता देता हूं। इनडायरेक्ट मेथड में याद रखिएगा, हमेशा सवाल शुरू करना है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ हम निकाल लेंगे। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, वो है जी 95 रुपीज का। सही है जी, पहले आता है पीबीटी, पीबीटी वो है 100 रुपया, फिर उसके बाद है जी टैक्स लेस टैक्स एक्सपेंस, वो है 5 रुपए के, तो पैड कितना होगा 95 का। एग्री करते हैं आप लोग जी। इधर आए जी, हमने सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर आपके पास ऑपरेटिंग, ये सारी चीजें आ गई। एंड पे करते करते हमारे पास आया मेरे भाई पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है 100 रुपए का। इसमें से आप लेस करते हैं टैक्स एक्सपेंस, ये है मेरे मासूम दोस्तों 5 रुपए के, तो भाई ये कितना आ गया 95। ये क्या है, पैट, जिसे आप नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, ये है पैट। ऐसे ही है, अगर आपको इस तरह, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, रिवर्स, ऐसे जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो रिवर्स जाते हुए साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 95 में अब माइनस नहीं करना बच्चों, इसे ये माइनस होके ये आया है तो इसे रिवर्स करें, ये 100 होगा। क्या होगा, और ठीक है, सही है। अगर आपको ना तो ये दिया हुआ है ना ये दिया, ना आपको ये दिया ना आपको ये दिया, सिर्फ टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है, और आपको बताता है जी टैक्स एक्सपेंस जो है वो क्या उसका नाम है पीबीटी का 100% है, सॉरी
कहता है जी ये है जी टैक्स एक्सपेंस है 5 रुपए, कितना, और कहता है ये 30% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, किसका, तो किसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो भाई ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये 5 कितने परसेंट है, क्या निकाल लें आपने, पीबीटी। कहता है पीबीटी इस टाइम 100% पे है, कितने पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब बताओ, तो ये निकल आएगा। ये ट्रिक्स होते हैं पेपर में, क्या होते हैं, कभी आपको पैड दिया होता है पीबीटी नहीं दिया होता, तो कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह निकाल लेंगे, और सही है। कभी आपको ना पीबीटी दिया होता है ना पैड दिया होता है, तो फिर क्या कहते हैं, जो टैक्स होगा उसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, पीबीटी निकाल लेंगे। याद रखना सवाल हमेशा इधर से स्टार्ट होगा, पीबीटी से। अच्छा, फिर उसके बाद ना कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं। अब देखिए पीबीटी तो प्रॉफिट है, इसके अंदर तो कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट्स आ रही हैं जो कैश वाली नहीं है, सही है, जो नॉन कैश आइटम्स हैं। बताएं जी कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो नॉन कैश वाले हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंपेयरमेंट, उसके बाद भाई बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, और बताओ जी अगर कोई रीवैल्यूएशन में लॉस आ गया, देखे ना लॉस आता है तो आप प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते हैं सीधा सीधा। उसके बाद भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी को याद हो, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है, कहता है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस टाइम आपकी पड़ी है जी ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी 80 रुपीज की, कितने की, कहता है जी फेयर वैल्यू मॉडल है, कौन सा मॉडल है, कहता ईयर एंड के ऊपर आके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी हो गई है 100 रुपए की। हम इसको इस तरह करते हैं, इधर आके 100 लिख देते हैं, मुझे बताएं ये 20 रुपए क्या है, ये एडिशन, उसने एडिशन का डेटा नहीं दिया, इसका मतलब है ये क्या होगा, ये गेन है, क्या है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अभी तो खैर चलें, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं है, अभी नहीं उसे याद आ रहा, तो परेशान ना होना, ये हमने रिवाइज करना है अभी अपनी रिवीजन क्लासेस में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ना बच्चों 2 मॉडल्स होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल को आप IAS 16 की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन होती है, सिंपल है। एक होता है फेयर वैल्यू मॉडल, गुड्डू इधर देखो उधर देखो, वो कर लेगा खुद ही। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दूसरा मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, बल्कि हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट करते हैं, क्या करते हैं, जितनी दी होती है वो इधर आके लिख देते हैं, बाकी बैलेंस जो है वो किस में फ़र्क डाल देंगे, वो है जी फेयर वैल्यू गेन है। ये है जी 20 रुपये, क्या है, ये क्या है जी, अब देखें आप मैं एंट्री बताता हूँ। पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी आपकी 80 रुपये की, अब कितने की है, अब 20 रुपये से बढ़ गई। अब देखना इधर जरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 20 रुपये से क्या होगी है भाई, और क्रेडिट किसी ने होना है भाई, ये गेन है, ये क्या है, ये एडिशन नहीं है, एडिशन का डेटा नहीं दिया हुआ ना उसने, तो भाई ये क्या है, फेयर वैल्यू गेन। अब मेरी बात सुने ज़रा, ये फेयर वैल्यू गेन जो है ये प्रॉफिट और लॉस में आता है, ये आपने नॉन कैश आइटम है, क्या है, नॉन कैश आइटम है, बात समझे हैं भाई। अच्छा अब सुनिए बात ज़रा तवज्जो से, जो चीज़ें, जिन चीज़ों ने, जो नॉन कैश आइटम्स हैं और उन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, हमने प्रॉफिट की तरफ जाना या कैश की तरफ जाना, कैश की तरफ जाना। इस टाइम इसने पीबीटी को बढ़ाया होगा ना 20 रुपए से, ये नॉन कैश आइटम, ये गेन है, गेन, इसने पीबीटी को बढ़ाया होगा 20 रुपए से, प्रॉफिट 20 रुपए से आपका बढ़ा हुआ है भाई। हमने तो, क्या ये कैश वाली इनकम है या नॉन कैश, नॉन कैश गेन है, इसे कहते हैं अनरियलाइज गेन। अच्छा अब भाई असल में तो ये कैश वाली चीज़ ही नहीं है, हमने अब जाना है कैश की तरफ, तो मुझे बताएं ये तो गेन जो है ये नॉन कैश है, अब कैश की तरफ जाते हुए इसे क्या करना पड़ेगा, इस गेन को लेस कर दो, क्या कर दो, लेस कर दो, सही है। और वो वाले एक्सपेंसेस जो नॉन कैश एक्सपेंस है, जो अभी आपने इंपेयरमेंट के बारे में बताया, आपने मुझे डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, अब भाई ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं भाई मेरे, ये नॉन कैश हैं, इन्होंने ये एक्सपेंस हैं, जब एक्सपेंस बढ़ता प्रॉफिट कम होता है, ये नॉन कैश वाले हैं। अब मेरे भाई हमने ये पीबीटी में आ रहे हैं, अब कैश की तरफ जाते हुए इन्हें ऐड लेस तो करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, इन्होंने ऐड होना लेस होना, तो सुनना भाई सुनना, नोट लिख ले, हेडिंग दे नॉन कैश आइटम्स, लिखें जी नॉन कैश आइटम्स।
हेडिंग दें बच्चों नॉन कैश आइटम्स। जी लिखें जी, हमने असल में पीबीडी से कैश की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? हमने एक्चुअली पीबीडी से कैश की तरफ जाना है। ओके जी, पीबीडी से किस तरफ जाना है बच्चों? कैश की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? अच्छा अब देखो ना, ये असल में अब हमारे पास 2.5 घंटे हैं, इसी के अंदर ही हमने पूरी कैश फ्लो रिवाइज करनी है। अब जितना हो सकता है उतना रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? जो बड़े बड़े मोटी मोटी बातें हैं वो इंशाल्लाह आपको लिखवा भी दूंगा, बाकी फिर हिम्मत कोशिश करनी है आप लोगों ने। अच्छा जी भाईजान, हमने किसकी तरफ जाना है? पीबीडी से कैश की तरफ जाना है। अब अगली बार लिखो, वो चीजें जिन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, वो चीजें जिन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है लेकिन वो नॉन कैश आइटम्स हैं, उनको कैश की तरफ जाते हुए बोलो क्या करेंगे? बोलो रिवर्स कर देंगे ना, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? और ठीक है, दूसरी बात लिखो, वो चीजें जिन्होंने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, वो चीजें जिन्होंने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, जी बताओ इनके बारे में क्या? कैश की तरफ जाते हुए इन्हें जी क्या करेंगे बच्चों? ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, वो सही है? ओके भाई, अच्छा जी। अब आपको ना मैंने जो पेज दिया इसके अंदर ना 2 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 2 हैं। पहले हम क्वेश्चन करते हैं, अभी एक रीसेंट अटेम्प्ट का एक सवाल है जो पिछली अटेम्प्ट में आया ऑटम 2023 में। जी ये 18 नंबर का सवाल आया था। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई जी, पेज मिल गया जी आपको? जी यार जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो 1-2 इधर शिफ्ट कर दें तनवीर साहब। चलें चलें, बोलना नहीं है। सवाल के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं? नहीं आ रही ना, तो फिर बोलना नहीं है। अच्छा जी बस भी फिर खामोश। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। क्या करता हूं? 3 एक्टिविटीज हैं, पता है जी 3 एक्टिविटीज। अच्छा, अब सवाल को शुरू करने से पहले 2-3 उसूल लिख लें। सवाल को शुरू करने से पहले 2-3 उसूल लिखें जो मोटे मोटे उसूल हैं। पूरी कैश फ्लो में ना 3 चीजें होती हैं। एक्टिविटीज तो 3 ही है। सवाल को कैसे लेके चलना याद रखिएगा। आपने जब भी सवाल कैश फ्लो का देखना ना तो 3 जगह पे जा सकती हैं चीजें। कितनी जगह पे जा सकती हैं? लिखें जी, या तो अभी लिखने फिर समझाता हूं। या तो चीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगी, या तो चीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगी, या इस तरह सॉरी लिखें, या तो चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगी, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी। ये क्या होता है सब बताता हूं। या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी,
या फिर उसका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर उसका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? भाई मैंने ये कहा कि कैश फ्लो का सवाल जब भी आपके सामने आए, ये मैं 3 असूल पूरे करूंगा उस पर। ये अभी जो 3 बातें लिखा हुई, अभी सवाल आपके सामने होगा ना, तो मैं अभी आपसे पूछूंगा भाई 3 जगहों पे इस चीज़ ने जाना, या तो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, एक बात। दूसरी बात, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तीसरी बात, अगर इन दोनों में नहीं जाना तो किधर आएगा? उसका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके जी, उसका क्या बनाना पड़ेगा? टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और सही है, सही है बच्चों, सही है। अच्छा, ये मैं आपको आपके ना नोट्स बनवा रहा हूँ। अभी जब मैं सवाल करूंगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी सुन रहे हैं ना, शायद इतना क्लियर ना हो, क्योंकि जब आप घर जाएंगे तब आपने नोट्सों को 2-2 3-3 दफ़ा पढ़ना है, फिर सवालों को सॉल्व करते जाइएगा, इंशाल्लाह खुद ही हो जाएंगे। अच्छा हाँ, हर सवाल में कोई एक आधा मसला होता है, ये बात सुन लें। हर सवाल की 1-2 एडजस्टमेंट्स में मसला आएगा, उस पर फिक्र ना किया करें इतनी आप। 100% सवाल नहीं सॉल्व होता कभी भी, बस 70-80% की ट्राई करनी है आपने। अच्छा, अगली बात सुनिएगा। अब मैंने आपको ये लिखवाया, या तो चीज़ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब सर ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होती हैं? लिखें वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या हैं। जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होती हैं सर? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की चेंज को लिखते हैं। किसको लिखते हैं भाई? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की चेंज को लिखते हैं। चेंज का मतलब है पिछले साल डेटर इतना था, इस साल इतना आ गया, तब इसकी जो चेंज होगी ना उसको लिखेंगे। ओके भाई, ओए सही है। अच्छा जी, अब करंट एसेट में किन किन कौन कौन सी चीजें वर्किंग कैपिटल में आती हैं, लिख लें जरा, नोट कर लें। डेटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, इन्वेंट्रीज। फिर उसके बाद मेरे भाई प्रीपेड एक्सपेंस यानी प्रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाई होती हैं वो चीज़ें जो आपने ख़रीदी थी लेकिन अभी आपने अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदी थी, और इनकी इन्वेंट्री आपके अपने पास अभी पड़ी हुई है। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज लिख लिया भाई। अब लिखें लायबिलिटीज़ में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या आता है, जो लिखवा रहा हूँ बस यही लिखना है। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लायबिलिटीज़ में क्या आएगा जी? लिखें जी, क्रेडिटर यानी ट्रेड पेएबल, एक्रीड एक्सपेंस एक्सेप्ट, एक्रीड एक्सपेंस एक्सेप्ट एक्रीड इंटरेस्ट, एक्रीड एक्सपेंसेस, अभी आपने एक्सपेंस पे नहीं किया ना, इंटरेस्ट, एक्रीड, एक्रीड इंटरेस्ट। सही है। और जिधर आपको लिखवाया ना ऊपर लिखना है एक्रीड इनकम। चलिए ये रहने दें, ये रहने दें। अच्छा जी भाई, लायबिलिटीज, जितनी लायबिलिटीज हैं करंट वाली वो किधर आती हैं? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। लेस क्या करवा दिया मैंने? लेस मैंने क्या, एक्रीड लायबिलिटीज, एक्रीड एक्सपेंस के अंदर कौन से वाले को नहीं लिखना? एक्रीड इंटरेस्ट को। ठीक है, अच्छा एक्रीड सॉरी इंटरेस्ट को। और आगे लिखें एंड शॉर्ट टर्म लोन को, एंड शॉर्ट टर्म लोन को, एंड शॉर्ट टर्म लोन को। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन को इधर नहीं लिखना, लिखें जी शॉर्ट टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश एंड बैंक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन, और तीसरी बात कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। ये किधर चला जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। ये किधर चला जाएगा बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। अभी सवाल करते हैं ना, इंशाल्लाह मजीद आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। अभी तो नोट्स बनवा रहा हूँ आपको। सवाल एक दो सवाल करवा दूंगा ना, फिर इसकी आपको बड़ी तसल्ली हो जाएगी, फिर ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा अभी देखिएगा, मैंने आपसे क्या अर्ज की है, मैंने कहा सर जी कैश फ्लो का सवाल जब सामने आएगा ना, तो तीन चीज़ें होंगी उसमें। या तो चीज़ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चली जाएगी। जी पढ़िएगा तरह, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या लिखवाया मैंने, क्या जाएगा? चेंज आएगा करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का। करंट एसेट्स कौन से वाले बताएं? डेटर, इन्वेंटरी, प्रीपेमेंट्स हो गई, सही है सर? अच्छा जी, प्रीपेमेंट्स हो गई। उसके बाद मेरे भाई क्या उसका नाम, ऑफिस सप्लाईज हो गई। करंट लायबिलिटीज में क्या लिखवाया? क्रेडिटर्स लिखवाया, और हैं एक्रूड एक्सपेंस, एक्सेप्ट क्या? एक्रूड इंटरेस्ट। वो बताता हूं वो किधर क्यों नहीं लिखा इधर। अच्छा जी, और मेरे भाई शॉर्ट टर्म लो। अच्छा अब मैंने लिखवाया था कि दूसरी जगह है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन का लफ्ज लिखा हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का लफ्ज लिखा हो, कैश एंड बैंक का सवाल में लफ्ज लिखा हो, और मेरे भाई बैंक ओवरड्राफ्ट का लफ्ज लिखा हो। एग्री? अब जो चीजें बच गई हैं सारी लिखें जी। तीसरी बात लिखें, बाकी जो चीजें बच गई हैं उन सब के क्या बनाने पड़ेंगे? लेजर्स बनाने पड़ेंगे। अब मैं आपको लिखवाता हूं किस किस चीज का लेजर बनाना पड़ेगा। लिखें जी, लिखते जाएं, शर्माते जाएं। लिखें बच्चों, तीसरी चीज क्या होगी भैया? लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर्स बनाएंगे, लेजर्स को बैलेंस बुलेंस करके उधर से फिर कैश वाली अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है? लेजर क्यों बनाने हैं भाई? कैश की अमाउंट आ जाए ना उधर से। अच्छा, या तो पेड होगी, या फिर क्या कहते हैं इन होगा, या आउट होगा। अच्छा अब जो चीज बच गई है उसका क्या करना पड़ेगा? लेजर्स बनाने पड़ेंगे। ये मैं ना इनडायरेक्ट के बारे में असूल लिखवा रहा हूं आपको अभी। अच्छा 70-80% डायरेक्ट में भी यही पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। लिखें जी किस किस चीज के बारे में लेजर बनाना पड़ना है। लिखें जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, CWIP। लिखते जाएं जरा, चीजें आपको रट जाएं। CWIP प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट। CWIP अगर कोई इनटेंजिबल एसेट हुआ, वो इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? ओ सॉरी, टेंजिबल एसेट्स। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, दोनों में फर्क होता है। जी बताएं जी इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। गुडविल, सही है, पेटेंट राइट्स हो गए, इस तरह की अगर कोई हुआ, सवाल में लिखा होता है टेंजिबल लिखा होगा। अच्छा और भाई अगला जी, अगली बात, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का कोशिश करें एक ही अकाउंट बनाएं। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का एक ही अकाउंट बना लें बस, इकट्ठा। अगर बैलेंस से लहदा भी दिए, दोनों को ऐड कर लें। आगे लिखें जी, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसे क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, और आगे लिखें जी रिवैल्यूएशन सरप्लस, डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैंने उधर से कटवा दिया था ना, उधर नहीं बनाना, क्रूड वो उसका अलहदा लेजर बनता है। उसके बाद भाई टैक्स एक्सपेंस भी करंट लायबिलिटी में नहीं लिखना, ऑपरेटिंग में, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखना, टैक्स एक्सपेंस का लेजर बनता है। टैक्स एक्सपेंस हो गए। उसके बाद भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किधर जाएंगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद मेरे भाई लोन
अब अच्छा बात सुनना, अब लोन के आगे लिखना चाहे करंट हो, चाहे करंट पोर्शन हो, चाहे नॉन करंट पोर्शन हो, दोनों का इकट्ठा टी अकाउंट बना देना है। ठीक है भाई, दोनों का क्या करना है, इकट्ठा टी अकाउंट बनाना है। सही है सर। और क्या रह गया यार, डिस्पोजल की हम जनरल एंट्री कर देते होते हैं। अच्छा जी 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 जी, और मेरे भाई पीपी भी हो गया, सेल प्रोसीड्स, पीपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर दी। अच्छा उसके बाद भाई, उसके बाद लिखे जी कोई इनकम जो है वो रिसीवेबल है तो उसका भी टी काउंट बना लेंगे। इनकम रिसीवेबल का भी टी काउंट बन जाएगा ना, ठीक है। भाई अगर लफ्ज लिखा हो ना कि भाई रिसीवेबल के अंदर कोई ऐसी इनकम रिसीवेबल है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, फिर हमने वर्किंग कैपिटल में से वो वाली इनकम निकाल देनी है रिसीवेबल वाली, उसका टी काउंट बना देंगे। कैसे मैं सब बताऊंगा इंशाल्लाह, भी प्रैक्टिस करते हैं सवाल की। भैया कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई हों शायद। अब करते हैं सवाल। अब जो मैंने आपको बातें बताई है ना कि एक सवाल जो है उसके अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं, मैक्सिमम तीन जगह पे जा सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए ना वो जगह कौन कौन सी हैं, तो कैश फ्लो का सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है कॉपी पेस्ट है। क्या है, कॉपी पेस्ट है बस। अभी इंशाल्लाह सवाल करते हैं जी। अभी आपके पास जो पेज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ऑटम 2023 का सवाल है जी। 18 नंबर का सवाल आया था, 18 नंबर का क्वेश्चन आया था। इधर आए बच्चों जी। किधर गया किधर गया किधर गया है, अच्छा ये रहा जी। बच्चों इधर आओ जरा। अच्छा बात सुनना, अगर क्वेश्चन ना साइलेंट हो, क्वेश्चन में ना बताया हो कि आपने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है कैश फ्लो के लिए या इनडायरेक्ट, तो हमेशा याद रखना इनडायरेक्ट मेथड के मुताबिक सवाल शुरू करना है फिर आपने। अच्छा जी, ये जरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। ओके जी। अच्छा इसका मतलब है ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा। हम जो भी क्या कहते हैं इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, सबसे पहले टाइमलाइन बनाते हैं, पता है आपको। ओके जी, पिक्चर क्लियर हो गई। अब आप इधर आए। अब आपको ना ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अभी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ूंगा, वही जो मैंने आपको तीन बातें लिखवाई है ना, या तो चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी, या वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगी, या फिर किधर जाएगी, उसका लेजर बनाना पड़ेगा। अभी इंशाल्लाह प्रूव होने लगा ये। अच्छा जी भाई, इस सवाल में नहीं लिखा कि इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना या डायरेक्ट का, बताओ। इनडायरेक्ट मेथड से काम करेंगे। कहता था फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड एज एट 30 जून 2023। एक बात याद रखना, सबसे पहले ना जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री के बाद लेजर्स बनते हैं, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कंप्रीहेंसिव इनकम बनती है। उसमें से जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो आगे वो किधर लेके जाते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इक्विटी में लेके जाते हैं, रिटेन अर्निंग्स में। फिर इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी। जब तक एग्जामिनर खुद ना कह दे, आपने कभी भी एज्यूम नहीं करना कि किसी भी एडजस्टमेंट के अंदर कैश फ्लो में जो चीज़ें आ रही हैं इसमें प्रॉफिट के अंदर गलती है। ठीक है, आपने कभी भी एज्यूम नहीं करना, प्रॉफिट बिल्कुल ठीक दिया है, किसी भी एडजस्टमेंट में कोई भी मसला नहीं है। बात समझे हो। अच्छा जी। अच्छा मेरे भाई, अब आप इधर आए जी। अब जो मैंने आपको लिखवाया मुझे जल्दी से बताते जाएं जी। ये डेटा उसने किसका दिया हुआ है, ये लायबिलिटीज का डेटा है, किसका है, और ये एसेट्स का है जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम के बारे में बताएं, ये तीन जगहों में से किधर जाएगा, इनका लेजर बनेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म लोन का क्या बनेगा हाँ जी, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये जाएगा भैया वर्किंग कैपिटल में। लेकिन ना एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, एक है ट्रेड, ट्रेड का मतलब है जो गुड्स आपने खरीदी हैं, सही है, जो आपने क्या कहते हैं सप्लायर से चीजें खरीदी हैं, उसके अभी पैसे नहीं दिए, ये क्रेडिटर है। क्या है, कहता इसके अंदर अदर पेएबल भी शामिल है। अब देखना पड़ेगा अदर पेएबल में क्या है, अभी देख लेते हैं। अच्छा कहता है एक्रीड इंटरेस्ट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताएं जी। एक्रीड इंटरेस्ट, एक्रीड इंटरेस्ट का इधर मतलब क्या है बोलो भाई, एक्सपेंस पे नहीं ना किया,
एक्रूड इंटरेस्ट अभी लिखवाया, एक्रूड एक्सपेंसेस का क्या, एक्रूड एक्सपेंस किधर जाएंगे, वर्किंग कैपिटल में, लेकिन साथ एक्सेप्शन भी लिखवाई है, इसका क्या बनेगा, लेजर। डिविडेंड पेएबल का क्या बनेगा सर जी, टैक्स पेएबल का क्या बनेगा, देखें है टैक्स पेएबल करंट लायबिलिटी, लेकिन इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं लिखना। ओ भाई समझ आ रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या बनेगा, कालिया तुम्हारा क्या बनेगा, CWIP का भी लेजर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स, टैक्स के बाद टैक्स 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 याद रखना, एडवांस टैक्स हो या पेबल। एडवांस टैक्स का मतलब है जितना टैक्स बनता था वक्त से पहले हमने ज्यादा पे कर दिया, तो ये आपका एसेट है, क्या है जी। किसी बच्चे ने बोला प्रीपेड, चलें कह ले एसेट है एक किस्म का, एडवांस टैक्स। अच्छा जी ये क्या है जी, लेजर। इन दोनों का इकट्ठा टैक्स है ना भाई, ये भी टैक्स है ये भी टैक्स है, तो इनका इकट्ठा ही एक टी अकाउंट बना देंगे। अच्छा जी कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डन जी, ओके है बच्चों, और सही है। अच्छा जी चलें, इधर ये जितनी बातें नोट्स मैंने लिखवाई उससे ये फायदा हो गया आपको कि ये समझ आ गया, अब सवाल आसान इंशाल्लाह हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब सिर्फ गेम किसकी है, फॉर्मेट की। अब गेम किसकी है, अच्छा जी अब फॉर्मेट बनाना है, क्या करना है, पेज नंबर बताना जिसमें फॉर्मेट बना हुआ है जी। मैं 6 पेज नंबर, क्रिस्टन की किताब अगर किसी के पास है तो पेज नंबर 653 ओपन कर लीजिएगा, मैं भी कर लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे, बाद में सवाल पे आ जाते हैं। अभी पेज नंबर 6, ये देखें नहीं, ये रहा, ये इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है जी, सबसे पहले मुझे एंटिटी का नाम बता दीजिएगा, डॉल्फिन, जी ये है जी पास पेपर का सवाल, ऑटम 2023 जी, डॉल्फिन लिमिटेड जी बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ, चले यार अब हो गया होगा चार्ज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जी, बोले फॉर द ईयर एंडेड के एज एट, फॉर द ईयर एंडेड। ये छोटी छोटी सी गलतियां नहीं करनी आपने पेपर में। फॉर द ईयर एंडेड बताओ, 30 जून, अच्छा जी। रुपीज इन मिलियन में डेटा दी है, रुपीज इन मिलियन, अच्छा जी। अच्छा मेरे भाई, सबसे पहले सवाल कहां से शुरू होगा, और सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने हेडिंग देनी है किसकी, कैश फ्लोज फ्रॉम अच्छा जी। अच्छा अब भाई सवाल कहां से शुरू होना है, हमेशा इनडायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन शुरू होगा पीबीटी से। पहले फॉर्मेट बना लें, फिर मेरे भाई इसके अंदर एडजस्टमेंट्स आती हैं, क्या आती हैं, एडजस्टमेंट्स आती हैं, नॉन कैश एडजस्टमेंट्स, क्या नॉन कैश एडजस्टमेंट्स आती हैं, क्या आती हैं, ठीक है जी। अभी मैं लिख नहीं रहा, अभी मैं जगह छोड़ देता हूं, फिर मेरे भाई नॉन कैश एडजस्टमेंट्स का एक डिब्बा बन जाएगा, ठीक है जी, सही है। उससे हम क्या करेंगे भाई, हम पीपीटी में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आता है, फिर हमारे पास आ जाता है फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल की चेंजेस से, ठीक है सर। फिर मेरे भाई आपने इसमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लिखनी है, क्या लिखनी है,
वर्किंग कैपिटल की क्या लिखनी है भाई, चेंजेस लिखनी है। डन जी, डन डन डन। अच्छा जी, फिर मेरे भाई जब ये लिखनी, ये जब लिखनी, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। जी क्या आता है भाई बोले, थोड़ी जगह छोड़ लेते हैं। कैश, अच्छा बात सुनिएगा, अगर तो पॉजिटिव अमाउंट आई, अगर पॉजिटिव अमाउंट आई तो हम लिखेंगे कैश जनरेट किया, अगर नेगेटिव अमाउंट आई तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड, इस्तेमाल हो गया ना जी। कैश जनरेटेड या फिर यूज का मतलब नेगेटिव अमाउंट है, यूज फ्रॉम इसमें से माइनस करते हैं लेस पेड इंटरेस्ट, और क्या माइनस करते हैं। अच्छा एक और बात सुनना, एक लफ्ज आता है क्वेश्चन में ग्रेचुटी पे, ग्रेचुटी का क्या, ग्रेचुटी असल में ना एक्सपेंस होती है, एंटिटी अपने एम्प्लॉयज के लिए ना कुछ अच्छा काम करती है, सही है, कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, तो ग्रेचुटी का नाम जो बच्चे टैक्स पढ़ रहे हैं शायद आप लोगों ने सुना हो, एक स्कीम होती है, उस स्कीम के मुताबिक ना हर महीने की बेसिस पे जो एंटिटी एम्प्लॉयर है वो कुछ पैसे जो है ना वो एक डिब्बे में डालता जाता है, ठीक है, ये एक्सपेंस होता है, क्या होता है। अच्छा जी, असल में तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है ना, कैश एक्सपेंस तो तब होगा ना जब पे किया, तो हम ग्रेचुटी का भी क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह ग्रेचुटी का भी क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। अच्छा, अगर कुछ ग्रेचुटी पे कर दी तो उस वो भी किधर लिखेंगे, इधर। इसी तरह वारंटी होती है, वारंटी, वारंटी का भी लेजर बनाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। वारंटी एक्सपेंस, ग्रेचुटी एक्सपेंस, ये नॉन कैश आइटम्स होती हैं, याद रखना, इनको इधर ऐड बैक भी करते हैं। अच्छा जी, अब अगली बात सुनिएगा, अब मेरे भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश, कैश नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इसको हम नाम देते हैं ए का, किसका नाम देते हैं, ए का। भाई ये मेरा मेरा मैं तो बोर्ड पे सवाल कर रहा हूं ना यार, उठा लेना आके यार। अच्छा जी, जी ये आपका सफा पेज नंबर 1 होगा, क्या होगा, पेज नंबर 1 होगा ये। अच्छा सर, अब क्या होगा जी, अब आपने अपने रजिस्टर के ऊपर एक पेज पूरा छोड़ देना है, अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, किस पे आएंगे, अच्छा जी, अब आपने आपने रजिस्टर का पेज नंबर 2 इस्तेमाल करना है, उस पे क्या लिखना है जी, क्या लिखना है जी, आपने इधर हेडिंग दे दें जी, किसकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, किसकी भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके सर, और सही है। अच्छा जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वैसे, एडिशन उडूशन इस तरह की चीजें सवाल में देखते जाएंगे ना इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मेरे भाई जो भी कैश फ्लो आएगा उसको लिख देंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, ये आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा, बी, ये इस डिब्बे को टोटल करेंगे। फिर तीसरी एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, अब इसमें दो चार चीजें आ जाएंगी, मैंने बताया था आपको क्या क्या आ सकता है मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा आपके पास नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये जवाब आ जाएगा सी का, किसका आ जाएगा। अच्छा जी, अब
इन तीनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ए बी प्लस सी को क्या करना है भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगे जी नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। ए प्लस बी, ये आपके पास ड्यूरिंग द ईयर आएंगे। क्या आएंगे भाई, इस साल के। इसके अंदर ओपनिंग ऐड कर दें तो क्लोजिंग आ जाएगा आपके पास, सही है ना। ये ड्यूरिंग द ईयर आया ना आपके पास, ड्यूरिंग द ईयर एक्टिविटीज से आए। अगर इसके अंदर ऐड क्या कर दें, ऐड करें इसके अंदर ओपनिंग कैश एंड कैश, तो आपके पास क्या आ जाएंगे भाई, आपके पास आ जाएंगे भाई ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैक्सिमम क्या आ सकता है, मैं आपको बता चुका हूं जी, ये आएगा क्लोजिंग। अच्छा हमेशा याद रखिएगा, हम हमेशा वर्किंग किया करेंगे, हम वर्किंग 1 किया करेंगे ओपनिंग फंड की। वो एनपीओ का सवाल नहीं कर रहे भाई, हम किसकी वर्किंग किया करेंगे जी, रट्टे लगे हुए हैं कैश फ्लो के सवाल में, ओपनिंग फंड की वर्किंग किया जा रहे हैं भाई। देखें हर सवाल के फॉर्मेट की कुछ वर्किंग्स तो हमने उसके नाम रखे हैं कि जैसा मर्जी सवाल हो ये वर्किंग तो होनी है, ठीक है ना, सही है ना भाई। ओपनिंग फंड की मैंने कल बताया था कि एनपीओ के सवाल में ओपनिंग फंड की कैलकुलेशन नॉर्मली करनी पड़ती है, अगर वो खुद ना दे तो फिर सब्सक्रिप्शन की करनी पड़ती है, फिर बाकी भी इसी तरह। अच्छा सर वर्किंग 1 हम किया करेंगे हमेशा कैश फ्लो में, कैश एंड कैश। अच्छा सर इस वर्किंग का फॉर्मेट क्या होगा, इधर देखो, हमारे वाला साल है 2023, पिछला साल क्या होगा 2022, और हमारे वाला क्या होगा, इधर 22 का बैलेंस लिखना, इधर किसका लिखना, और जो जो इधर आएगा वो उधर लिखते जाना है। अच्छा जी फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद बाकी लेजर्स बनाना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, लेजर्स बनाना शुरू कर देंगे। चलें अब देखते जाते हैं, और अब फॉर्मेट हमारा बन गया। फॉर्मेट क्या जी, बन गया। अब आप इधर आए जी, कैश फ्लो के इस सवाल पे आए। सबसे पहले जो डेटा आपको गिवन है इस डेटा को शुरू कर दें, इस डेटा से शुरू कर दें भाई, इस डेटा से। जी सर शेयर कैपिटल का क्या करना है, जल्दी बताएं जल्दी जी। वर्किंग 2 का रेफरेंस देके लेजर बना दें जी, जी लेजर बना दें जी। शेयर कैपिटल जी, ओपनिंग इस साइड पे आता है जी, इकट्ठा बना देते हैं, इकट्ठा शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का इकट्ठा बनाएं, इकट्ठा। अच्छा मेरी बात सुनना जरा बच्चों, आपने अब क्या करना है, सवाल को इसी तरह सॉल्व करना है। इस इधर से पकड़े लेजर्स, इधर से क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस को पकड़ें और अपनी अपनी जगह पे पोस्ट करते जाएं, आसानी हो जाएगी ना जी। शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग जल्दी बताएं, दोनों का प्लस करके बताना है। शेयर कैपिटल का 13,000 है, और इन ओपनिंग में तो है नहीं ना ये, तो क्लोजिंग में फिर ऐड कर देना ये। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, इसका मतलब है कोई नए शेयर इशू किए आपने जी। बोलो जी ओपनिंग कितना और क्लोजिंग बताओ। 16,000 प्लस कितना बना, 17,000। अच्छा जी वर्किंग 3 बताएं। ओए अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहा हूं। रिटेन अर्निंग का लेजर बनाना है ना जी, बताओ जरा जी। 10,000 जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों, देखते जाओ, जो चीजें लिखवाई हैं क्या वैसे ही कर रहे हैं सवाल। लॉन्ग टर्म, आप देखना इसका भी मैंने आपको सूल लिखवाया लॉन्ग टर्म लोन का। इधर देखो लॉन्ग टर्म लोन, इधर तो खैर मेरा नहीं ख्याल की मसला है, करंट और नॉन करंट पोर्शन इकट्ठा ही दिया हुआ है इसने, खैर आसान है कोई नहीं। बताएं जी ओपनिंग बता दें भाई। कैपिटल एंड लायबिलिटी की नेचर जो है वो क्रेडिट वाली होती है, सो इसका ओपनिंग इस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे 35, और इधर 32, वर्किंग 5। हाँ एक्रीड इंटरेस्ट का क्या बनाना है, बताओ बच्चों। ओपनिंग 195 और क्लोजिंग, और बताओ डिविडेंड पेबल का क्या करना है। हाँ जी सही है ना,
डिविडेंड बात सुनना सर, आपने खुद ही तो कहा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को इधर लिखो आके, अब आप कह रहे हैं ओ मेरे मासूम दोस्तों, मैंने किन करंट एसेट और किन लायबिलिटीज के बारे में कहा? साथ मैंने बता भी दिया कि डिविडेंड पेएबल जो है इसका लेजर बनाना है, शॉर्ट टर्म लोन अगर आ गया तो उसको इधर लिखना है, किधर गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना, एम अंदा दोनों नहीं सारों का बनाई जाने। जी बताओ जी डिविडेंड पेएबल जी, और कितना, और बताओ बच्चों। अच्छा जी, टैक्स के लेजर में ना एक ट्रिक है, उसने एसेट में भी टैक्स के बारे में कुछ बताया हुआ है जी। टैक्स, बस टैक्स का नाम दे। लायबिलिटी कितनी है? 245, लेकिन बात सुने, अच्छा एक बात सुने जरा, क्लोजिंग में लायबिलिटी 0 है, लेकिन करंट एसेट्स में जाके देखें एडवांस आपने, असल में होता पता क्या है, अभी खैर आपको शायद कुछ बच्चे टैक्स पढ़ रहे हैं कुछ ना पढ़ रहे हो, चले बहरहाल खैर इररेलेवेंट सी बात हो जाएगी, लेकिन बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, है वैसे इररेलेवेंट सी बात यार। असल में ना प्रॉफिट जो होता है ना, इस पे आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन ना टैक्स एक सेक्शन है, ठीक है, अभी खैर आपको नहीं पता होगा, उस टैक्स के मुताबिक ना आपको एक मिनिमम टैक्स भी पे करना पड़ता है, वो क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ता है। अगर आपका टैक्स जो है आपको लगता है कि साल के एंड पे क्वार्टरली बेसिस पे ना आप एक कैलकुलेशन करते हैं, उस बेस पे अगर आपको लगेगा ना कि जो टैक्स है वो मिनिमम मेरा ज़्यादा बन जाएगा, तो भाई फिर वो टैक्स आज ही ज़्यादा पे कर दें आप, ये इस तरह की कोई चीज़ होती है। बस छोड़े इन सारी बातों को, आपने वक्त से पहले एडवांस टैक्स पे कर दिया, यार जिस तरह रेंट नहीं होता, रेंट आपका एक्सपेंस है, कभी कभी आप पे नहीं करते, आपकी लायबिलिटी बन जाती है। इसी तरह जो आपका क्या कहते हैं रेंट है, अगर वक्त से पहले पे कर दिया आपका एसेट बन जाएगा। भी बात समझे हैं? अच्छा अब मेरे भाई, अगर मैं एसेट सॉरी अगर एडवांस प्रीपेड टैक्स होता तो इसका ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग इस साइड पे आना था, ओपनिंग इस साइड पे तो क्लोजिंग मेरे भाई इस साइड पे, लेकिन ओपनिंग पे तो एसेट है ही नहीं ना, वो तो क्लोजिंग में जाके आपका एसेट बन रहे, तो एसेट का ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, इतना तो पता है ना, देख लेना आप तो। अच्छा जी, जी मेरे भाई, आप मेरे भाई नेक्स्ट बताएं पीपी का क्या करना है भाई? अभी तो सिर्फ मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहा हूं जी। कितना जी? 14,000 और 13,800, 13,800 जी। नेक्स्ट बताओ भाई, वर्किंग 9, इसका भी लेजर ही बनाना है ना? अच्छा जी, CWIP बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग में। नेक्स्ट बताओ भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का क्या करना है? अच्छा मुझे नहीं पता ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है या फेयर वैल्यू मॉडल पे है, ये तो उसने शायद अदर इंफॉर्मेशन में कुछ बताया हो। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट 19 और 18, अच्छा जी, और जी उसके बाद मेरे भाई, हाँ अब इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज क्या, इन्वेंट्रीज जाना है वर्किंग कैपिटल में। अच्छा अब मेरी बात सुनना जरा तवज्जो से, अब देखना, अभी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत सारा काम मैंने बगैर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ही कर ली है, सही है। अब मेरी बात सुनना जरा, अब हो सकता है इधर जो इन्वेंट्रीज दी है नीचे जाके इन्वेंट्री के बारे में कोई एडजस्टमेंट भी हो, इसलिए मैं फाइनल फिगर नहीं इधर लिख रहा। अभी मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्रीज को इधर लिख लेता हूं ताकि जान छूटे ना, ट्रायल बैलेंस से तो जान छूटे, देखो काम खत्म हो जाएगा ना, इतना काम हमने खत्म कर लिया जी। इस तरह स्टेप वाइज चलते हैं जी। इन्वेंट्रीज क्या मेरे भाई, इधर लिख देता हूं, बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट तो नहीं है कोई जी। और बताएं जी इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, मैं अभी बैलेंस नहीं लिख रहा बच्चों इनका, और बताएं जी ट्रेड एंड अदर पेबल्स, नेक्स्ट बताएं जी। और यार ये हमने क्यों नहीं किया, ये साथ ही इधर लिख देना था वर्किंग कैपिटल में, वेट नहीं करना चाहिए, जब आपने इधर लिख लिया आपने पेपर में भी ऐसे करना, अगर कैश फ्लो का सवाल आ गया तो आप जल्दी से जान छुड़ाएं इससे जितनी जल्दी हो सकता है जी। कैश एडवांस टैक्स लिख दिया, एंड पे आए कैश एंड बैंक बैलेंस किधर लिखना है, बताओ बच्चों बताओ।
जी बताओ भाई, समझ आ रही है आपको? आ रही है कि जा रही है? जी कैश एंड बैंक बैलेंस किधर लिखना है जी? कैश एंड बैंक, खैर इधर तो बड़ा आसान है, इधर तो एक ही चीज है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जानी। अगर शॉर्ट टर्म लोन होता वो भी इधर आता इसके नीचे, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती वो भी इधर, बैंक ओवरड्राफ्ट होता वो भी इधर, ठीक है ना? अच्छा, जो एसेट है वो पॉजिटिव से इधर आएंगे, कोई लायबिलिटी हो तो वो नेगेटिव से आएगी। और सही है ना? जी बताओ जी, पिछले साल का क्या है बैलेंस? 1010, और हमारे वाले साल का 22। ओके भाई, जान छूट गई भाई ट्रायल बैलेंस से। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आओ। अब क्या करो मेरे भाई, और जल्दी से ना, जल्दी से मेरी बात सुनना। मैं असल में ये चाहता हूं कि वर्किंग कैपिटल वाली चीज जल्दी से कर लूं, ताकि आसान वाले नंबर तो लूं ना। देखो जरा जल्दी से गो थ्रू करो, क्या कोई इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट है? ये तो है जी। इस तरह पढ़ते हैं, अभी ट्रांजैक्शन पूरी पूरी ना पढ़ो, अभी जल्दी से जरा पढ़ते जाओ यार। ये तो इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में है, ये वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में है, ये इस इधर देखो, इधर बच्चों इधर देखो, ये स्किम करते हैं इंफॉर्मेशन को, किस किस बारे में है। अच्छा जी, ये है ओल्ड मशीन कॉस्ट इतना ट्रेडेड, ये तो डिस्पोजल एडिशन के बारे में है ना। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल के बारे में है, ये मेरे भाई ओ ताड़ी खैर बोनस शेयर्स आ गए हैं। उसके बाद भैया ये द टैक्स चार्ज, टैक्स चार्ज का मतलब है टैक्स एक्सपेंस, क्या ये उसके बारे में ऐड 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो मैंने आपको अभी नहीं बताया था निकालना, कि 5 मैंने कहा था प्रॉफिट नहीं दिया हुआ उसने, उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया ना पैट दिया हुआ है। तो मेरे मासूम दोस्तों, आप निकाल सकते हैं पैट? बताओ जरा कैसे निकालोगे? ये देखो भाई, ये देखें, एड 30% ऑफ प्रॉफिट, ऑफ के बाद वाली चीज 100 है जी, मल्टीप्लाई कर दो इसे 100 से, आपके पास क्या आ जाएगा? बताओ कितना? सही है ना? अच्छा, अगर मैं इसमें से लेस कर दूं टैक्स एक्सपेंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कितना? ये रिटेन अर्निंग्स में जाता है ये वाला, ये याद रखना, ये रिटेन अर्निंग्स में जाता है ये। सही है ना? अच्छा, इसका मतलब मैं 2500 तो लिख दूं ना, एक नंबर तो ले लूं ना जल्दी से, ये एक नंबर तो लिया जा सकता है ना। ये 2500 तो मैं इधर वर्किंग का रेफरेंस दूंगा, मैं इधर लिख दूंगा 2500। ओके भाई, इसकी इसकी वर्किंग का रेफरेंस दे दो, वर्किंग 11। ये एक नंबर आ गया, एक नंबर आ गया ना। अच्छा जी, अच्छा ये वाला काम भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, इसका मतलब है ये मेरे मासूम दोस्तों, इसका मतलब है, इसका मतलब मतबल क्या है? इसका मतलब है इन्वेंट्री में कोई भी चेंज नहीं है। इन्वेंट्री, आप मुझे बताएं जरा, इन्वेंट्री पिछले साल कितनी थी? 5000। इस साल कितनी है? 7450। चेंज कितना है? 2450। एक बात याद रखना, उसूल लिखें, लिखें उसूल, लिख लें उसूल। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आने वाले एसेट्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आने वाले एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हुए, अगर इंक्रीज हो रहे हुए, तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई ये अच्छी बात नहीं है। तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अगर कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, मुझे बताओ फिर नेगेटिव से लिखना है या पॉजिटिव से? अगर अगर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो एसेट्स आते हैं अगर वो इंक्रीज हो रहे हुए, तो भाई सादा उसूल, इन्हें नेगेटिव से लिखना है। किससे लिखना है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में किस तरह लिखना है? नेगेटिव से लिखो। ये कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, सो इन्हें नेगेटिव से लिखना पड़ेगा। किससे लिखना पड़ेगा? दूसरी बात,
दूसरी बात, अगर ये एसेट डिक्रीज हो रहे हुए तो इन्हें किस तरह लिखना पड़ेगा फिर? पॉजिटिव से। किस तरह लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव से। और ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज के बारे में लिखो, लायबिलिटीज के बारे में सूल लिखो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आने वाली कैपिटल और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आने वाली लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हुई तो इसका मतलब ये है ना कि हमने क्रेडिटर को पैसे अभी नहीं दिए ना, इसलिए बढ़ रही हैं। तो कैश पॉइंट भी अच्छी बात है ना। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आने वाली लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हो तो ये अच्छी बात है। तो ये क्या है? तो ये अच्छी बात है। सो इन्हें पॉजिटिव अमाउंट से लिखना, पॉजिटिव से लिखना पड़ेगा। सो इन्हें कैसे लिखना पड़ेगा? जी भाई आप लोगों ने लिखे हो ना असूल पहले ये। अच्छा जी। और अगर करंट लायबिलिटीज में इधर जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चीजें आनी है, अगर वो डिक्रीज हो रही हुई तो फिर नेगेटिव से आएगा भाई। तो फिर वर्किंग तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, फिर किससे आएगा? नेगेटिव से आएगा। और भाई बात समझ गए हैं? अब बस ये सूल है भाई, आप इस पे हमें खपना नहीं है इतना पॉजिटिव। जी भाई रिपीट ये है, रिपीट ये सुन लें। अगर करंट एसेट जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आते हैं, अब पहले सुन लें फिर अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो एसेट्स आते हैं अगर ये इंक्रीज हो रहे हुए यानी पिछले साल से बढ़ गए तो भाई ये कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव से लिखना है। अगर करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो आने हैं अगर ये कम हो रहे हैं तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छी बात है, यानी डेटर जल्दी पैसे दे रहे हैं ना आपको, इसका मतलब फिर ये है। तो फिर आपने इसे किस तरह लिखना है? पॉजिटिव अमाउंट से लिखना है। इसी तरह वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आने वाली लायबिलिटीज अगर मेरे भाई कम हो रही हुई तो ये गम की बात है, आपको जल्दी पैसे देने पड़ रहे हैं। और अगर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आने वाली लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हुई, इसका अल्टीमेटली मतलब है क्रेडिटर को पैसे जल्दी नहीं देने पड़ रहे, तो ये अच्छी बात है कैश पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो भाई पॉजिटिव अमाउंट से लिखना है, ठीक है? और भाई सही है, ये समझ आ गया सबको? अच्छा अब मुझे बताएं इन्वेंटरीज बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं भाई, एसेट बढ़ रहे हैं, करंट एसेट बढ़ रहे हैं, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए ये अच्छी बात है। अच्छा बढ़ कितने से रही हैं पहले ये बता दो? ये एसेट है, कैश पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इन एसेट्स का बढ़ना, डेटर्स इन्वेंट अच्छी बात नहीं है, लिहाजा किससे आएंगे? एग्री। अब आप आ जाए ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में एक नोट लिख लें, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में एक नोट लिख लें। अगर कैश फ्लो में इनडायरेक्ट मेथड के मुताबिक, कैश फ्लो में अगर इनडायरेक्ट मेथड है, कैश फ्लोज में अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो डेटर्स हमेशा नेट अमाउंट से लिखने हैं। किससे लिखने हैं? नेट अमाउंट से लिखने हैं। किससे लिखने हैं भाई? हमेशा नेट अमाउंट से लिखेंगे। फिर किससे लिखेंगे? हमेशा नेट अमाउंट से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? नेट अमाउंट का मतलब है ग्रॉस डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेट डेटर्स का मतलब क्या होता है भाई? ग्रॉस डेटर्स लेस क्या करनी है उसमें से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? नेट डेटर्स। सही है सर? इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा नेट अमाउंट से डेटर्स आते हैं। किस अमाउंट से आएंगे? नेट अमाउंट से। हाँ डायरेक्ट मेथड में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में जब उसका सवाल करेंगे। अच्छा भैया मुझे बताएं, ये जो आपको ट्रेड रिसीवेबल नजर आ रहा है ये नेट अमाउंट से या ग्रॉस अमाउंट से है? नेट अमाउंट से है। इसका मतलब है अगर इनडायरेक्ट मेथड होगा तो ये जो प्रोविजन ये वाला जो डाटा दिया होगा इसको क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। क्या करना है? लिखें इधर, लिखो हम तुम्हें इग्नोर करने लगे हैं। लिखो हम तुम्हें इग्नोर करने लगे हैं। हम तुम्हें इग्नोर करने लगे हैं। यार देखो ना, आपको इतनी दफा लोगों ने इग्नोर किया, आप भी आज किसी को कर दो यार। राफे हम तुम्हें इग्नोर करने लगे हैं। हाँ जी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ग्रॉस डेटर्स दिए हो फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस कर देना। हाँ जी
इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ना नेट ही देते हैं ज़्यादा, जितने भी सवाल किए हैं। अच्छा जी, क्योंकि ना ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, कौन सा सही वाला ट्रायल बैलेंस है ना। अच्छा जी बच्चों सुनो, हम तुम्हें इग्नोर करने लगे हैं क्योंकि 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 कैश फ्लो में इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कैश फ्लो में इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कैश फ्लो में इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल हो रहा है। सॉरी माजरत, ये ट्रायल नहीं है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेट डेटर्स ही आते हैं, सही है। और देखो ना ये इनडायरेक्ट मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेटर्स कौन से आ रहे हैं, नेट। और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमें डेटर्स चाहिए भी कौन से, नेट डेटर्स। डन, एग्री, एग्री कर गए आप लोग। अच्छा अब देखना, इसके ना दो तरीके हैं। एक तरीका है पहले एक दफा बैड एंड डाउटफुल डेट को इधर लिखो, फिर दोबारा आके क्या कहते हैं नेट, इस तरह छोड़े, इग्नोर करें इन सारी बातों को। बस सादा रूल याद करें, इनडायरेक्ट मेथड जब होगा ना तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, बैड डेट एक्सपेंस को क्या करना है, इग्नोर करना है। बस चुप करके इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ले ले, इंशाल्लाह सवाल सही होगा, कोई मसला नहीं। बताओ भाई डेटर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पहले बताओ चेंज कितने का, सबसे पहले बताना चेंज कितने का, 4। अच्छा बच्चे ना क्या करते हैं, एक दफा पहले माइनस प्लस छोड़ें यार इस बात को, सबसे पहले चेंज लिखें इधर। अब सोचें करंट एसेट्स जो है, अब सोचें जरा कम हो रहे हैं, इसका मतलब है डेटर पैसे जल्दी दे रहे हैं, सीधी सी बात है। तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छी बात है। इतना भी ना सोचें, मैं तो ये कहता हूं पेपर में इतना भी ना सोचें, आपको याद होना चाहिए अगर करंट वर्किंग कैपिटल में आने वाले एसेट्स जो हैं ये अगर ज्यादा होंगे तो नेगेटिव से, कम होंगे तो पॉजिटिव, बात खत्म। ये लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए, फिर उनको लॉजिक्स को याद कर लेते हैं। तो भाई पॉजिटिव से लिख दिया, एग्री सर। अच्छा जी अब ये ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हैं, इनमें ना थोड़ा मसला है, क्या है। अच्छा जी देखें ना, हमने असल में क्या उसका नाम है, मैंने कहा था स्किम कर लें एडजस्टमेंट्स को। मैंने जब स्किम किया मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इग्नोर किया, ट्रेड डेटर्स को लिख दिया, मैंने इन्वेंटरीज को भी लिख दिया। अब मसला है मैंने लिखना है ट्रेड एंड अदर पेएबल। भाई जब भी ट्रेड पेएबल के साथ अदर पेएबल का लफ्ज होगा तो हमेशा याद रखना इनमें मसला है, क्या है, इनमें मसला है, इनमें क्या है, हमेशा याद रखना इनमें क्या है, फिर मसला है। तो लिहाजा मसला, ये ट्रांजैक्शन पढ़ लेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा आपको, ओके। ये ट्रांजैक्शन पढ़ लेंगे तो मसला खुद समझ आ जाएगा आपको। अच्छा जी अब इस तरह करें सर, अब हम पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या करते हैं। अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन की पहली ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले ना आपने मुझे एक बात बतानी है सर। IAS 23 की कुछ कुछ बातें जहन में हैं आपके। इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट नॉर्मली इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश बैंक या पेएबल, यही होती है ना। लेकिन IAS 23 ये कहता अगर आपने कंस्ट्रक्शन की है, क्या की है, और उस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कोई लोन लेना पड़ा और वो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड के लिए है, तो कहता अब ये इंटरेस्ट जो है ये एक्सपेंस नहीं है बल्कि इसे कैपिटलाइज करना है। क्या करना है, कैपिटलाइज करने का मतलब ये है एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है। जरी सी बात है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करने का, अभी तो CWIP है ना, अभी तो काम हो रहा है, तो उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा मैं आपको ये अगर एग्जांपल दूं, टोटल इंटरेस्ट जो पेएबल है, जो पेमेंट हमने की है वो है 700 रुपए की, कितने की, कैश कितने से क्रेडिट होगा, 700 रुपए से क्रेडिट होगा ना, 700 से। कहता उसके अंदर ना जिस अमाउंट ने कैपिटलाइज होना है वो है मेरे भाई 300 रुपए की, कितने की, मुझे बताओ। अब 700 के दो हिस्से बनेंगे, 700 के कितने हिस्से बन जाएंगे भाई, दो हिस्से बनेंगे, कितने बनेंगे। अच्छा जी 700 रुपया अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट जो पेमेंट की वो 700 है भाई, उसमें से कैपिटलाइज कितने ने होना है, तो भाई ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, इंटरेस्ट है, इसमें से कितना कैपिटलाइज हो गया, तो भाई ये बाकी क्या है, एक्सपेंस, बाकी क्या है जी, ये है जी एक्सपेंस। कैपिटलाइज का मतलब है एसेट की कॉस्ट में ऐड होना, बाकी ये 400 क्या है, एक्सपेंस है। बात समझे हैं बच्चों आप, बात समझ गए हो। अच्छा जी अब इधर देखना,
कहता इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज कितना 700 मिलियन। इंटरेस्ट की पेमेंट कितने की है? कहता आउट ऑफ विच 300 मिलियन हैज बीन कैपिटलाइज इन CWIP। कहता 300 को किधर ले जाओ? CWIP में। यानी इधर देखना, मेरी बात सुनना बच्चों, बात सुनना, इधर देखना। अगर मैं इसकी एंट्री करूं, अलग-अलग कर दूं पहले एक दफा भाई, CWIP कितने से डेबिट, और कैश जो इंटरेस्ट का पे किया वो कितने से, और मेरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से डेबिट, और बाकी एग्री करते हो आप? वो एग्री करते हो? डन डन डन। अच्छा जी भाई, सही है बात ये? अच्छा सर, किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा अब मुझे बता क्या करो आप मुझे ना पोस्टिंग करवाओ। क्या पोस्टिंग करवाओ? क्या करवाओ? मुझे बताओ जी, CWIP का अकाउंट, टी अकाउंट हमने बनाया हुआ है जी। बताओ जी, CWIP कितने से डेबिट होगा? किधर गया? ये रहा रेफरेंस, बताओ क्या आएगा साथ? आ गया जी। बच्चों कैश का अकाउंट मोंगो की तरह बनाने नहीं बैठ जाना, कैश तो बैलेंसिंग फिगर निकलनी है कैश फ्लो के अंदर। और सही है, कैश को देखते हैं अभी क्या करना है। ये कैश 300 से क्या हो गया? अच्छा मेरे भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसका आपने टी अकाउंट बनाया हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का आपने क्या किया है? वर्किंग। अच्छा ये रहा। अब मेरी बात सुननी है, अब मेरी बात सुननी है भाई। अब सुनना इधर जरा। कैश के केस में, सॉरी एक्सपेंस के केस में क्या होती है? पेमेंट होती है। इंटरेस्ट के केस में पेमेंट होती है। जब आप पेमेंट करते हैं तो एनपीओ के सवालों में भी बात ये मैंने बार बार की थी, तो कैश अपने अकाउंट में होता है क्रेडिट, किसी और अकाउंट में क्या होगा? ये रहा, इधर आ जाएगा कैश डेबिट, और इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा? बताएं, ये पेमेंट है, ये पेमेंट है, ये पेमेंट है ना? सही है। असल में क्या हुआ होगा? असल में इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, जब ये पेएबल था, आपने जब पे कर दिया तो असल में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आएगा इधर। इधर क्या आना है? इंटरेस्ट पेएबल। क्या आना है मेरे भाई? अगर सही बात की जाए तो इधर क्या आना है? इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा मेरे भाई बताएं, ये कैश की पेमेंट है, आज हमें उसने कैश खुद दे दिया निकाल के, तो भाई हम इसे क्या कर देंगे? एक्सपेंस निकाल लेंगे इससे। अच्छा अब मुझे बताएं कितने का कैश है? 400 का। कितने का? अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस 400 को किधर लिखना है? ये इंटरेस्ट पेड में किधर लिखना है? वर्किंग का रेफरेंस दो। एक बात और याद रखना, जो नॉन कैश एडजस्टमेंट्स है ना, उसके अंदर याद रखना, एक तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आता है, क्या है? दूसरा इंपेयरमेंट आती है। एक और लाजमी बात याद रखना, इंटरेस्ट तो हर सवाल में तकरीबन आता है, जो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है ना, इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो इधर आएगा, वो इधर आएगा। ठीक है, बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल सकता है जी? खैर मैं एक ही दफा बैलेंस करता होता हूँ, आज पहले ही करने लगा हूं। ये बैलेंसिंग आ सकता है हर सवाल में। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है ना भाई, उसका लेजर बनता ही बनता है। ठीक है, इधर पेड अमाउंट आती है, इधर उसका क्या आता है? एक्सपेंस आता है। ये कौन सी वर्किंग की हमने? हैं 5 क्या आया 3? बताओ ये ऐड होना है लेस होना है? इसने एक्सपेंस को क्या किया होगा? एक्सपेंस को बढ़ाया होगा, प्रॉफिट को कम। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, आप इसे क्या कर दो? ऐड बैक कर दो। अच्छा जी, ये काम हमने, पहली ट्रांजैक्शन हमने कर ली। बच्चों बात समझ आई है आपको? बात समझ आई है? अच्छा अब आप इधर आए, ये पढ़े जरा। कहता था ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू PP कितना? अमाउंटेड टू रुपीज कितना? 550 मिलियन। जर्नल एंट्री बता दें। जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी? PP डेबिट कितने से, और CWIP। जो जो कहता जाता है ना, बस उसकी बात मानते जाओ। CWIP क्रेडिट और PP कितना? डेबिट। कितने से बच्चों? 550 से। इधर आ जाएगा CWIP, और CWIP में जाके क्या कर दो? इधर जाके करो भाई PP। बाद में फिर बैलेंस कर लेंगे ना इन सबको। अच्छा सर, इधर तो आपने बैलेंस फौरन कर दिया, और चाचू उसने खुद कैश की अमाउंट दी हुई थी, गिवन थी, इसलिए किया।
इसलिए मैंने कैश को फौरन जाके उधर लिख दिया और एक्सपेंस को जाके ऊपर लिख दिया। हर सवाल में ऐसे ही होना है। नेक्स्ट आओ, ट्रांजैक्शन नंबर सी पढ़ लें। कहता एन ओल्ड मशीन, कहता एक पुरानी मशीन थी 520 मिलियन की, कहता उसकी बुक वैल्यू है 350 मिलियन। कितनी है? कहता वॉज ट्रेडेड इन, ट्रेडेड इन का मतलब है आपने अदला बदला कर लिया। क्या किया? कहता फॉर अ न्यू मशीन, कहता आपने पुरानी मशीन देके नई मशीन क्या कर ली मेरे भाई? खरीद ली। क्या कर ली? कहता ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 200 मिलियन। सर आपको अगर याद हो IS 16, कुछ बच्चे नए बैठे हुए हैं क्लासेस में, तो हम इन सवालों का ना कैसे करते हैं, जब एक्सचेंज हो ना, ये असल में एक्सचेंज है, पुराने के बदले में नई मशीन ले ली आपने और कुछ साथ पेमेंट भी की। हम इस तरह के सवालों को ना स्टेप्स में करते हैं। कैसे करते हैं? इधर देखें, 5 स्टेप्स में करते हैं। नॉर्मल जो डिस्पोजल है उसे 4 स्टेप में करते हैं, इस तरह के सवालों को 5 स्टेप्स में करते हैं। ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 जो नॉर्मल सवालों में होता है, कल भी आया था NPO में, पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो। अच्छा इसकी वर्किंग का रेफरेंस देते जाना यार। इसका रेफरेंस क्या है? 11। उधर दिया नहीं है रेफरेंस, चलो दे देता हूं। अब ये वर्किंग का रेफरेंस 12 दो इधर जी। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? पुराने एसेट की आपने जैसे भी जिधर से पढ़ा है ना, आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट तो यही होगा ना जी। पहला स्टेप, पुराना एसेट जो है, जो पुरानी मशीन है, उसकी कॉस्ट को क्या कर दें? कितनी है? हैं जी। पुराने एसेट पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो ना, बुक वैल्यू दी हुई है, मैं इकट्ठा भी कर सकता हूं, वैसे बुक वैल्यू के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो ना, 170 बनता है शायद। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है भाई? स्टेप नंबर 3 क्या होता है जी? अब इधर जाके ना स्टेप नंबर 3 वैसा हमारा होता है कैश की पेमेंट। हम इधर भी कैश की पेमेंट नहीं करेंगे जी। भाई बताइएगा कैश पे कितना किया? भाई जब पुराना एसेट दे के नया खरीद रहे हैं तो कैश की पेमेंट ही है ना जी मेरे भाई। कैश पे किया कितना? सर और क्या किया? जल्दी बोले, क्या हुआ जी? नया एसेट आया। नया एसेट डेबिट ही होगा ना, मशीन न्यू, उसकी कॉस्ट दी हुई है उसने फेयर वैल्यू नहीं, वो 3 सिनेरियोज होते हैं वैसे। कभी कभी ऐसा भी होता है हमें नई मशीन की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, तो उसने ना 3 सिनेरियोज होते हैं उसमें। IS 16 में जाकर रिवाइज करवाऊंगा। इधर तो खैर इस तरह की बात ही नहीं है, उसने खुद कॉस्ट दे दी है नई मशीन की। वो कितनी है भाई? बताओ बैलेंस क्या होगा? अच्छा अब देखें जरा, बात तवज्जो से सुने। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो PP होता है ना, वो हमेशा बुक वैल्यू पर रिकॉर्डेड होता है। किस पे होता है? अगर मैं सीधी सीधी पूछूं, ये तो मैंने पूरे स्टेप्स कर दिए ना, अगर मैं वैसे आपसे सीधा सीधा पूछूं इसकी बुक वैल्यू कितनी है पुरानी मशीन की, तो आप मुझे कहेंगे सर 350 है, जो उसने गिवन भी की हुई है, जो उसने गिवन भी की है। तो अगर मैं इधर 350 ही लिख दूं फिर भी जवाब वही आएगा ना। अब मुझे बताएं जी, स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज नई मशीन को स्टेप वाइज चलना है। अब इसको आपने लेजर्स में रिकॉर्ड करना है जी। बताओ जी नई मशीन कितने से रिकॉर्ड होगी? नई मशीन 600 से रिकॉर्ड होगी जी। जी इसको क्या करना है? डिस्पोजल लिखें। अच्छा जी, एडिशन कह लें, एडिशन के बदले में, ठीक है एडिशन कह सकते हैं, डिस्पोजल का रेफरेंस मैंने दे दिया, आप एडिशन भी लिख सकते हैं मेरे भाई। इधर आए, पुरानी मशीन को कितने से किताबों से बाहर निकाल लूं? अच्छा ये जो अकाउंट है बुक वैल्यू पे बन रहा है, स्टार्ट में कॉस्ट और बुक वैल्यू बच्चों सेम ही होती है ना। हाँ जब कुछ अरसा गुजर जाए तब कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती रहती है, बुक वैल्यू कम होती है जी। बताओ जी, बताओ 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 जल्दी करो। डिस्पोजल, पुराना एसेट चला गया, बताओ कितना? 350। ठीक है जी, ये 2 काम हमने कर दिए। बताओ भाई कैश कितने से गया? बताओ किस एक्टिविटी में जाना है? कैश गया, कैश गया, इसका लेजर नहीं बनता, कैश गया। भाई बताएं कैश की जानियां, बताएं 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 बताएं। इन्वेस्टिंग में लिखवाया था आपको मैंने जी। ये है मेरे भाई, बोलें जी। सेल प्रोसीड तो बेटा बेटा होता है जो पैसे आते हैं आपको, ये आप करें जी एक्सचेंज कर लें या जो भी कर लें, एडिशन कर लें, जो भी कर लें, बहरहाल
एडिशन इन पीपी, इसके बदले में पैसे कितने देने पड़े, पैसे कितने देने पड़े ना, वो लिखना है। कितना भाई 200। आखिरी 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 ये गेन ऑन डिस्पोजल है 50 का। भाई मेरी बात सुने, गेन ऑन डिस्पोजल जो है ये कैश, कैश तो लिख लिया, ये तो नॉन कैश है। इस गेन ने प्रॉफिट को क्या किया होगा, बढ़ाया होगा। तो अब आपने कैश की तरफ जाना है। क्या ये कैश वाला गेन है, कैश में तो आगे जितने पैसे आने थे। अब इसने प्रॉफिट को बढ़ाया, क्या करना पड़ेगा हमें, और ठीक है ओके भाई, बेड़ा तो गर्क नहीं हो रहा थोड़ा थोड़ा। अच्छा भाई देखो ना, जनरल एंट्री की और मैंने पार्किंग कर दी अपनी अपनी जगह पे, ठीक है सर। अच्छा जी नेक्स्ट नेक्स्ट कहता डीएल एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्टिंग ₹300। कहता जी डीएल ने जो एक्वायर की है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसकी कॉस्ट कितनी है 300। अच्छा जी, आउट ऑफ विच ₹125 मिलियन इज स्टिल अनपेड। पहले जनरल एंट्री करवानी है आपने मुझे। कहता डीएल अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करता है, फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इसका मतलब है फेयर वैल्यू, गेन लॉस भी आ सकता है इसमें। अगर गेन होगा तो इसका मतलब प्रॉपर्टी बढ़ रही है, लॉस होगा तो प्रॉपर्टी, ठीक है भाई देख ले यार। अच्छा भाई आप हैं ओके। अच्छा जी, अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, देखो यार रिवीजन क्लासेस में ना अब 2-2.5 घंटे की क्लास है, मैक्सिमम कोशिश है कि इसी में सब कुछ कवर करना है। या तो ना टाइम हमारे पास हो, फिर तो आपको सारे नोट्स भी लिखवाऊँ, ठीक है, एक एक चीज़ लिखवाऊँ। पहले हम नोट्स बनाते हैं, फिर लेक्चर नोट्स बनते हैं, फिर उसके बाद जाके सवाल करते हैं, फिर जाके कोई 15-20 सवाल अटेम्प्ट करते हैं हम क्लास में, फिर जाके हमारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। अब इधर तो इतना नहीं हो सकता ना बच्चों, अब इधर तो गुजारा ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मुझे ना जनरल एंट्री बताएं। जनरल एंट्री इधर मोटी मोटी बातें बताऊंगा कि सूल हैं, ये लिख लो जी। जी बोले शाबाश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से डेबिट हुई, मुंह उठा के कैश नहीं क्रेडिट कर देना 300 से। ओके भाई बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। ये ड्यूरिंग द ईयर है, डीएल एक्वायर की अपने वाले साल में, और मेरे भाई कैश कितने से गया, और पेएबल। अच्छा अब मेरी बात बच्चों मेरे साथ रहना है, बात तवज्जो से सुननी है। इन्वेस्ट देखिए मैंने जनरल एंट्री कर दी है, और इसकी वर्किंग का रेफरेंस भी दे दो बेशक। वर्किंग क्या है, अच्छा जी, अच्छा मैं शायद भूल रहा हूँ वर्किंग का रेफरेंस देना, आपने वर्किंग का रेफरेंस देते जाना है, साथ साथ जो काम करते जाओ रेफरेंस देते जाओ। बल्कि भूलना क्यों है यार, वर्किंग का रेफरेंस ने इतना काम किया। वर्किंग 12 मुर्गी अंडा दे के इतना रोला डालती है, हमने इतना काम किया, हम ना रोला डाल लें। अच्छा इधर आ जाएगा वर्किंग 12, वर्किंग 12, और ठीक है वर्किंग 12। अच्छा बच्चों बात सुनो, अब मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितना रिकॉर्ड करना है। भाई आप जनरल एंट्री से चला करें, काम आसान हो जाता है। देखा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर आपने पहले बनाया हुआ है, किधर गया, अच्छा ये रहा। भाई देखे इसके अंदर एडिशन कितनी छुपी हुई है। असल में ना डाटा सारा आपको दिया, आपने दोबारा लेजर्स बनाने हैं। कैश फ्लो के अंदर ये काम होता है जी। बताएं जी कितने से ये, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं मैं 175 से कैश डेबिट कर दूं और 125 से क्या करूं, पेएबल कर दूं, तो ये बात सही नहीं है एडिशन ही है ये 300 की एडिशन। अगर मैं इधर सिर्फ कैश लिखूंगा तो धोखा खा जाएंगे बच्चे, वो कहेंगे सर 300 से कैश लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, अब मेरी बात क्या करनी है, ये वाली बात तो मैंने लिख दी ना, अब 175 को किधर लिखना है, ये आनियां हैं या जानियां, आनियां जानियां जी बोलें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या, बताओ वर्किंग का रेफरेंस दे दो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है इतना। 13 जी बोलें। ओ यार मेरे मासूम दोस्तों ये नेगेटिव से, अच्छा नहीं सॉरी ये तो पैसे आए 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 आए, ये गए ठीक है, वो तो पैसे आए थे ना 200। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाईजान ये भी पेमेंट थी, माशाल्लाह भंग पी के सो रहे हैं।
भाई एक्टिव होके बताया करो ना। अच्छा ये भी पैसे गए। अब मुझे बताएं ये 125 का क्या करना है, बताएं। अब खुद सोचें, सॉरी इसको इग्नोर कर दें भाई, हर चीज को इग्नोर करने के लिए नहीं उसने दिया होता। देखो ये ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर अदर पेएबल शामिल नहीं है ना? ओ भाई हैं कि नहीं है? अच्छा अब सुनिए बात गौर से, ये मैं वर्किंग करता हूं वर्किंग 14, ये है ट्रेड एंड अदर पेएबल। मुझे बताएं पिछले साल के कितने हैं जी? गिवन कितने हैं पिछले साल के? बोलो पहले। 9 और इस साल के 14। अच्छा इसमें से इस साल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, हमारे वाले साल में ही एडजस्टमेंट होनी है ना, क्लोजिंग के अंदर छुपा हुआ है। कितना क्लोजिंग में से माइनस कर दूं भाई? इसमें क्लोजिंग में से कितना माइनस करूं? जो पेएबल है, जो क्या है ये 935, इधर कितना आया? 14, ओहो 13। आपने जिससे पढ़ा उन्होंने जैसे आपको ये वर्किंग करवाई ना वैसे के डायरेक्ट भी की जा सकती है। वर्किंग कैपिटल में से एंड पे जाके 125 माइनस कर दीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हमने ऐसे सीखे, आप ऐसे ही करें। अच्छा जी, आप मेरे भाई बताएं, मैंने एडजस्टमेंट कर दी ना 125 की, बताएं अब इन दोनों का चेंज कितना है? अब चेंज बताना है, चेंज आपने 425 का। अब सुननी इधर बात गौर से, चुप करके इधर आके सबसे पहले साइन नहीं सोचना, पहले 425 लिख देना। लिख दिया? आप बताएं, अब मुझे बताएं भाई, अगर करंट लायबिलिटीज जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आती हैं अगर वो बढ़ रही हैं तो भाई कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। मैं लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, जिम्मेदारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जान छुट्टी हुई है, पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये अच्छी बात है। लिहाजा इसे क्या लिखे? पॉजिटिव से। और रोला पा दो भाई कि वर्किंग किया भाई हमने। ओके और सही है, ये वाली एडजस्टमेंट भी खिसक। नेक्स्ट पे आए, बाकी ठीक है जी, इसको इग्नोर किया। कहता है ड्यूरिंग द ईयर डीएल इशूड 10% बोनस इशू, बोनस शेयर्स। अब मेरी बात गौर से सुननी है। कहता है सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, अब पहले भाई बोनस हैं, फिर उसके बाद क्या है? राइट शेयर्स हैं। पहले बोनस शेयर्स हैं सी बच्चे। अच्छा बोनस शेयर्स पता क्या होते हैं? एक होता है कि बोनस के तौर में आपने कैश किसी को दे दिया, एक होता है शेयर्स दे दिए। जब भी आप शेयर इशू करेंगे ना तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा। शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू से क्रेडिट। सवाल ये पैदा होता है डेबिट क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है डेबिट क्या होगा? इधर देखें जी, इसकी ना दो चीजें हैं। एक है जी बोनस, सॉरी, अगर तो बोनस के साथ लफ्ज लिखा होना बोनस शेयर्स, तो हमेशा आपने सेकंड इंपैक्ट लेना है शेयर प्रीमियम के अकाउंट में। तो शेयर प्रीमियम को क्या करना है? डेबिट करना है। शेयर प्रीमियम क्या होगा? डेबिट। अगर लफ्ज लिखा होगा बोनस, फिर आपने डेबिट करना है रिटेन अर्निंग्स को। बात समझे हो आप? बात समझे हैं आप? अगर लफ्ज लिखा हो सिर्फ बोनस शेयर्स का, किसका मेरे भाई? बोनस शेयर्स का, तो भाई याद रखना तो भैया आपने बोनस शेयर के केस में एंट्री क्या होती है? शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। और भाई डिविडेंड के केस में एंट्री क्या होती है? जी ये बात याद है आपको? ये बात याद रहेगी। अगर बोनस के साथ शेयर्स का लफ्ज लिखा हो तो आपने फर्स्ट इंपैक्ट उसका, एक इंपैक्ट तो कैपिटल में चला गया ना पार वैल्यू से, डेबिट किसे करना है? शेयर प्रीमियम को। अगर लफ्ज लिखा हुआ है डिविडेंड का, तो भैया अगर डिविडेंड का लफ्ज लिखा है तो आपने फिर रिटेन अर्निंग को डेबिट करना और शेयर कैपिटल को करना। इसके अंदर ना कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई है आपको? और सही है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने जरा गौर से। एक ऐसा सिनेरियो भी आता है कि शेयर प्रीमियम को डेबिट तो करना, लेकिन शेयर प्रीमियम का बैलेंस ही कोई नहीं पड़ा हुआ, फिर मजबूरन हमें इधर रिटेन अर्निंग को ही डेबिट करना पड़ता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है 1 नंबर का। अब सवाल ये है कि सर शेयर कैपिटल, देखें जी
हमेशा शेयर कैपिटल जो है वो लेटेस्ट वाला होता है। शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है ट्रायल में? ओपनिंग शेयर कैपिटल का बैलेंस पूछ रहा हूं, एक ओपनिंग पे लगेगा, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे नहीं लगेगा जी। 13,000 कितना मेरे भाई? 13,000 कितना? किधर गया जी? 13,000 क्या किधर गया? ये रहा। अब मेरे भाई कितने से डेबिट करना है इसे बोलें? 13,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आया? ठीक है जी। जी एंट्री बता दें इसकी। शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल का एक ही काउंट बन रहा है, ठीक है। एक दफा बढ़ेगा, एक दफा कम हो जाएगा, तो ना भी लिखें तो मसला तो कोई नहीं मेरा ख्याल है, लेकिन चलें फिर भी। क्या है? ओपनिंग में प्रीमियम नहीं है? हाँ तो सही है। अगर ओपनिंग में प्रीमियम नहीं है तो फिर तो मजबूरी है ना, फिर क्या करना पड़ेगा भाई? ओपनिंग में प्रीमियम नहीं है फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मजबूरन, वैसे असूलन शेयर प्रीमियम डेबिट होना चाहिए, लेकिन ओपनिंग में प्रीमियम है ही नहीं, पड़ा ही नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे भाई? फिर रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे। अच्छा, अब रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, शेयर कैपिटल क्या है? 1300 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और मेरे भाई रिटेन अर्निंग्स इधर आ जाएगा शेयर। ओके बच्चों, और सही है ना भाई? सही है। ये हमेशा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना चेंजेस इन इक्विटी, उसके अंदर बताऊंगा, ये हमेशा बोनस इशू फलाना ये वो, ये हमेशा लेटेस्ट शेयर कैपिटल पे लगता है। अच्छा अगली बात अब देखें जरा, कहता अगली बात अब कहता जी सब्सिक्वेंटली राइट इश्यूज वर आल्सो मेड। अब भाई इस अकाउंट के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो राइट शीट, वो राइट शेयर्स आ जाएंगे। अच्छा ये वाला काम तो मेरा ख्याल हमने कर नहीं लिया, नहीं किया। टैक्स चार्ज कितना है? 750 का। टैक्स का लेजर बन रहा है? टैक्स का लेजर बन रहा है भाई? किधर किधर किधर? वर्किंग 7 ये रहा। तो मेरे भाई एक्सपेंस है, एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में, क्रेडिट इस अकाउंट में, तो इसके ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस कितना है बोलो? 750। तो ये बैलेंसिंग आ जाएगा, कर लेते हैं बाद में, इसे कर लेते हैं, एक ही दफा करेंगे। नेक्स्ट टाइम भाई आखिरी लाइन उसने कंफ्यूज करने के लिए दी है आपको। ये देखे ना, इस तरह की चीजें जो होती हैं ये बच्चों को परेशान कर देती हैं पेपर में, हालांकि इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं था पूरे सवाल के अंदर। क्या था? डीएल क्लासिफाइड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन अ वे दैट कीप्स कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हायर। क्या कहना चाह रहे हैं? कहता है डीएल क्लासिफाइज डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स इन अ वे, कहता है इस तरह इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती हैं या फिर डिविडेंड की, दैट कीप्स कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हायर। किस में लिखना है? हम पहले भी फाइनेंसिंग में लिखते हैं। बस छोड़ें, इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, छोड़ें, जो नॉर्मल तरीका हमने पढ़ा है बस उसी तरह सवाल सॉल्व करें। तो छोटी छोटी सी बातों को ना, अब ये नई चीज थी पेपर में आपके लिए, लेकिन इस तरह की बातों से क्या परेशान होते हैं? ये क्या 18 में से 18 नंबर काट देगा? छोड़ें यार, इग्नोर करें, बस छोड़ें, बस इग्नोर करें इसको। अकाउंट्स बैलेंस कर दें बस मुझे। आएंगे इधर। अब मेरे ख्याल सारे काम हमने कर दिए हैं, अब क्या रह गया? अकाउंट्स को बैलेंस करना रह गया ना। करें भाई अकाउंट को बैलेंस करना। जी मेरे भाई इधर आए जी, इधर बैलेंस आता है 17,120। बताएं किस साइड पे वजन आएगा? क्रेडिट साइड पे वजन आएगा। बताएं कितने से वजन आएगा? कितने से वजन आएगा? 28-20 से वजन आएगा। इधर आए जी 28-20। भाई ये क्या है? राइट शेयर्स। अब मेरे भाई राइट शेयर्स की असल में एंट्री क्या होती है? मैं चलो रिवाइज करवा देता हूं। राइट शेयर्स की एंट्री क्या होती है? इधर देखो, जब भी आप शेयर इशू करते हैं, मैंने अर्ज की थी आपसे, मैंने कहा था कैश डेबिट होता है, शेयर कैपिटल पार वैल्यू से, पार वैल्यू से, ठीक है भाई, शेयर प्रीमियम, ठीक है। तो राइट शेयर्स की वजह से इस दफा अगर आप देखें ना, तो अगर आपने शेयर प्रीमियम का सेपरेट अकाउंट भी बनाना है तो इधर आके देखें इस दफा कितना प्रीमियम आ रहा है, 1120, ठीक है। लेकिन हमने तो इकट्ठा अकाउंट बनाया, जान छूटे छूटे, बस दोबारा वर्किंग क्या करनी। अगर इकट्ठा ना भी बनाओ फिर भी बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब छोड़ें खैर इस तरह। अब मुझे बताएं इधर वजन कितने से आना है और इधर रेफरेंस क्या आ जाना है? शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, क्रेडिट और कैश
बताएं जी ये किससे रेलिवेंट चीजें हैं? फाइनेंसिंग से। किधर आके लिखना है गुड्डू? लिखें जी शेयर्स इशूड। क्या भाई? जब शेयर इशू करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी की आनियां डेबिट। जी बोलें कितने से? ओके अब बात सुनना जरा गौर से। सर जी रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ती हैं डिविडेंड सॉरी पैड प्रॉफिट की वजह से। इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट है। इधर आता है पैट, याद रखना, याद, इधर पैट आता है, पीबीटी नहीं आता। और रिटेन्ड अर्निंग्स देखें, डिविडेंड का लेजर बना हुआ है डिविडेंड पेएबल का, इसका मतलब डिविडेंड भी होगा कुछ, और उसने नीचे आखिरी ट्रांजैक्शन में कुछ बताया भी हुआ है। तो बच्चों इधर आओ जरा, इधर सॉरी हैं, हाँ इधर आओ भाई, इधर आ जाना है डिविडेंड। डिविडेंड की वजह से भैया रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? कम। अच्छा अब दो चीजें तो मिस नहीं हो सकती ना सवाल में, कोई एक दिया नहीं हुआ, हमने खप के निकाला है जी। 2500 रुपए में से कितना माइनस कर दें? 750 क्या कर दें गुड्डू? माइनस कर दें। आपके पास क्या आ जाएगा? ये पैट जो है, ये नेट प्रॉफिट, ये रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा 1750 रुपए का जी। वर्किंग का रेफरेंस दे दें इधर। ये कौन सी वर्किंग थी बच्चों? आपके पास डिविडेंड क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग। बताओ जी कितना आएगा? पूरा 1100। ये आ गया गुड्डू बैलेंसिंग। क्या आ गया सर जी? कैश में क्या जाना? कटा जाना कैश में भाई। ये रिटेन्ड अर्निंग में कैश में क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। डिविडेंड पेएबल में लेके जाओ, वो कैश जो पे किया होगा जितना डिविडेंड, वो बैलेंसिंग आएगा। अब देखें इधर, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से जी? इधर बताएं क्या आएगा? रिटेन्ड अर्निंग। और बैलेंस किया जा सकता है। अब बैलेंसिंग में क्या आना है भाई? सिंपल सी बात है, जब डिविडेंड पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा ना, डिविडेंड पेएबल डेबिट होगा, कैश क्या होगा जी? बताओ जी कितना बैलेंसिंग? भाई बैलेंसिंग फिगर्स को मैं ब्लू से लिख रहा हूं, 9 जी। भाई बताएं जी किधर लिखना है? डिविडेंड को हमने फाइनेंसिंग में लिखना है, बस बात खत्म जी। भैया डिविडेंड कैश की आनियां डेबिट जानियां, ओके। अच्छा बच्चों आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। लॉन्ग टर्म लोन पे आए। अब बात सुनना, बात सुनना। लायबिलिटी पहले ज्यादा थी, अब क्या होगी? कम। तो क्या हुआ होगा? कोई और इंफॉर्मेशन दी है तो क्या रीपेमेंट ही हुई होगी ना जी? बताएं जी, बताएं बताएं कितने का वजन आएगा इधर? है 260। अच्छा जी एंट्री बताएं इसकी, एंट्री लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैश क्रेडिट। कैश की क्या है? कैश में पेमेंट की है। तो भाई मैंने अर्ज की थी लॉन्ग टर्म लोन हो गया, यहां उसके बाद शेयर्स की इशुएंस होगी। ये किधर आता है? लॉन्ग टर्म लोन एक्वायर करना और उसकी रीपेमेंट करना इधर आएगा, सही है ना? अच्छा जी, जी इधर आए जी, लॉन्ग टर्म लोन वर्किंग, ओए बोलो तो सही नशइयो जी। कितना? 265 की रीपेमेंट है। आनिया जानिया, जानिया नेगेटिव से। नेक्स्ट टाइम भाई ये भी कंप्लीट हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। बच्चों याद कर लो, बातों को याद कर लो, कैश फ्लो सामने रखो, याद करो। इंटरेस्ट की पेमेंट सॉरी इंटरेस्ट पेड इधर आता है, इधर क्या कहते हैं उसका एक्सपेंस आता है। ग्रेचुटी पेड इधर आती है, वारंटी पेड इधर आती है, सही है। और ये नॉन कैश एक्सपेंस हैं, ये इधर आएंगे, ऐड बैक हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगी, गेन ऐड होगा, सॉरी लेस होगा, डिस्पोजल पे अगर लॉस आया वो ऐड होगा। याद कर लो, याद कर लो इन बातों को। अच्छा जी, हाँ टैक्स। सर टैक्स एक्सपेंस आपने इधर क्यों नहीं लिखा? भाई ये पीबीटी में शामिल ही नहीं है टैक्स, इसलिए नहीं लिखा इधर। पीबीटी में कौन सा टैक्स शामिल है? अच्छा जी, ऐसे जा रही है। अच्छा जी, अगली बात आए, अगली बात बताएं जी, डिविडेंड पेएबल लिख दिया भाई हमने ऑलरेडी। यार देख लेना कोई चीज स्किप ना हो, बाद में रोला पड़ जाता है फिर जी। ये टैक्स है जी, टैक्स बताएं जी कितने से बैलेंसिंग आएगा? इधर तो निल है, कितने से भाई? 10-21। ये बैलेंसिंग ही आएगा ना, बैलेंसिंग। सर देखें टैक्स लायबिलिटी कम होगी, डेबिट होगी, और कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया जी। मेरे भाई किधर लिखना है जाके? इधर
वर्किंग का रेफरेंस है 1021। एग्री बच्चों, एग्री एग्री। अच्छा ये भी हो गया जी। पीपी के बारे में गुफ्तगू फरमाएं। अच्छा मेरी अब बात सुने, बात सुने, बात सुने। आप मुझे खुद देख के बताएं, जब बुक वैल्यू पे अकाउंट बनता है तो डेप्रीसिएशन इस अकाउंट में नहीं आएगी? और वैसे भी बताएं वजन इसी साइड पे ही आना है यार, सिंपल सी बात है। वजन करके देख लेना किस साइड पे आएगा, इसी साइड पे आएगा, आएगा ना? बताओ कितने से आएगा? सर एडिशन भी तो आ सकती है। ओ भाई एडिशन ऐसे आती है, इधर थोड़ी आती है। एडिशन तो डेबिट साइड पे आएगी जी। बताएं जी कितना? 1 2 बैलेंसिंग जी मेरे भाई। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश आइटम है जी 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 जी। वर्किंग 8 कितना भाई? ऐड होगा, ऐड होगा, इसने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, ये भी डन। CWIP के बारे में गुफ्तगू फरमा दें। सर जी वजन किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, बोलो भाई। तो ये भी 12। सर जी बात सुने जी, स्टूडेंट बताएं। सर इधर ना, इधर सर इधर क्या कहते हैं, आप पेएबल लिख दें। या तो आप पागल हो या आप पागल हो भाई। ये हम कैश निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? तो इधर पेएबल उसने बताया पेएबल है भाई, कैश फ्लो का सवाल है, सही है। हमें कैश की अमाउंट चाहिए, तो इधर पेएबल बोंगे हैं कि पेएबल लिखे हैं इधर, या उसने बताया हुआ है पेएबल? तो भाई इधर क्या है, ये कैश ही है जी। CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट जी। CWIP तो बताओ ये टोटल कैश कितने का हो गया फिर जी? टोटल कितना हो गया? अच्छा आप इस तरह हो सकता था, पहले 300 का लिखते, बाद में ये लिख देते। तो CWIP में लिखूं मैं इधर कितना भाई? CWIP में एडिशन कितनी है? सर CWIP में एडिशन बिल्डिंग को उठा के लेके आ गए? नहीं 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 भाई, आपने मटेरियल खरीदा होगा, सही है, लेबर को पैसे दिए होंगे, काम हो रहा है, सही है, एक्सपेंस इंकर्ड हुए होंगे ना जी, लेबर को मटेरियल लेके आए होंगे जी मेरे भाई। वर्किंग कौन सी जी? बताओ बैलेंस कितना? 15 भाई। देखें CWIP डेबिट कैश। नेक्स्ट आ जाए जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। खुद सोचें, अल्लाह ने आपको अकल दिया, क्या होगा? ये साइड हैवी लग रही है, ये कम है भाई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है, सारी इधर डेप्रीसिएशन लिख दें। ओ भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो डेप्रीसिएशन नहीं आती जी, लॉस आएगा। शाबाश। वजन बताओ इधर कितने से आएगा? 430। फेयर वैल्यू एंट्री क्या होती है इसकी, सुनना जरा। फेयर वैल्यू पे लॉस 430 से डेबिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 430 से। मुझे बताएं ये प्रॉफिट और लॉस में गया होगा सीधा सीधा। इसने प्रॉफिट को क्या किया है, तो आप इसे क्या कर दें जी? सर लिखे जी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वर्किंग बताओ जी, बोले। अच्छा जी नेक्स्ट, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया होगा ना, ये तो ऑलरेडी हो गया। ओके भाई। अच्छा अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, एवं नहीं बोंगियां नहीं मारनी, सही सही तरह कैलकुलेशन करके बतानी है। बताओ नॉन कैश एडजस्टमेंट का टोटल कितना आया जी? 19 पॉजिटिव से। बताएं ये कितना आ गया? ये वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके अंदर ही ऐड करो 44। अच्छा जी अब मेरे भाई ये 3 है, ये बताएं ये तीनों का टोटल, डिब्बों का टोटल करते जाना है। बताओ टोटल कितना है? ये नेगेटिव से आना है, 1528 नेगेटिव जी भाई। कितना आया? इसमें से ये माइनस करो ना, 29 पॉजिटिव से। अच्छा जी आप भाई, अच्छा एक पेपर में MCQs आता है, ये है कैश। अच्छा मुझे बताएं ये पॉजिटिव से आ रहा है, कैश इस्तेमाल हुआ या जनरेट हुआ? तो यूज तो नहीं होगा ना, जनरेट होगा।
ये बात छोटी छोटी बातें हैं, एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर नेगेटिव से आता है इसका मतलब कैश इस्तेमाल हो गया, अगर पॉजिटिव से आ रहा है इसका मतलब जनरेट हुआ। बच्चों ये बताओ जरा इंपॉर्टेंट बात, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ये और कैश नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या दोनों सेम चीजें हैं? नो सर, दोनों सेम चीजें नहीं हैं सर। तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा बोलें भाई? इधर देखें, पहले ऑपरेशंस कैश फ्लोज ऑपरेशन से आते हैं, फिर उसमें से पेमेंट्स माइनस होती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, ग्रेचुइटी की पेमेंट, टैक्स पेड। जी बताएं जी कितना आ गया ये? 15 पॉजिटिव से। सर इसका टोटल बता दें इनका। ये आता है जी इन्वेस्टिंग कितना आ गया? 19 नेगेटिव से। सर इनका टोटल बताएं, इनका 15 पॉजिटिव। अब देखें ए प्लस बी, ए ये नेगेटिव प्लस का नेगेटिव हो जाएगा ना, इन दोनों को ऐड करें, इसमें से ये माइनस कर दें, हैं 1206। अब मेरी बात सुने, इधर देखें, अगर हमने देखना हो हमने सही कैश फ्लो बनाई है कि नहीं बनाई, तो ये क्लोजिंग के बराबर होता है हमेशा। ड्यूरिंग द ईयर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपए आए, 5 रुपए ओपनिंग के हैं, ओपनिंग ऐड करो तो क्लोजिंग आ जाएगा मेरे पास। ये ड्यूरिंग द ईयर इतना कैश आया, ये जनरेटेड है कि यूज है? जनरेटेड है ना, जनरेट की एक्टिविटीज से। भाईजान अगर मैं इसके अंदर ओपनिंग ऐड कर दूं 1010 का, तो मेरे पास जवाब कितना आता है? कितना जवाब आया? ये आ गया मेरे मासूम दोस्तों 22। देखो क्लोजिंग के बराबर आ गया। ये होता है चेक। ये क्या होता है? पेपर में नहीं करना चेक, ये प्लीज, पेपर में इतना टाइम नहीं है ये चेक चुक करने का, पेपर में इतना टाइम नहीं है, कतन चेक नहीं करना आपने, ताड़ ताड़ करके सवाल करें बस। अच्छा मेरे भाई ये है जी, आपको मैंने अभी करवाया डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा? बात समझ आई आपको? अच्छा अभी जो मैंने आपको सवाल दिया ना, ये वाला जो अभी इसके अंदर हैंड आउट के अंदर है, ये ना सवाल आपने करना है डायरेक्ट मेथड से भी इनडायरेक्ट से भी। ये सवाल अगर जिसने कर लिया तो ये सवाल उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ना। इनडायरेक्ट मेथड के मुताबिक आप करके आएंगे। बहुत सिंपल सवाल है, यकीन करें बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल ट्रांजैक्शन नहीं है इसमें जी, जालिब वाला। लेकिन ना इसको डायरेक्ट मेथड से भी करना है। किससे करना है? इधर बात सुनिएगा जी। जी क्या कह रहे हैं? लें जी, दें सर, फोटो बनाएं जितनी बनानी है। भाई चाहे डायरेक्ट मेथड हो, अच्छा 2 टुकड़ों में बना लेना, 2 टुकड़ों में बनाएं फिर। अच्छा भाई बात सुनिएगा, अगर चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, 2 एक्टिविटीज तो सेम तरीकों से ही आनी है। सर जी ये मेरा ख्याल रोक देना चाहिए इधर ही, अगले में डायरेक्ट बताता हूं मैं।